voice. What is going on? What is going on? So today is Monday. तारीख मत पूछो. And I am extremely tired today. क्यों भाई? I went to my college और 2 घंटा लगते हैं जाने में, 2 घंटा लगते हैं आने में. तो this is why I am extremely tired. तो मैं थोड़ा थका हुआ हूँ और मेरे को अभी आदत नहीं हुई है. तो it will take some time to get back to my back to my old routine and everything. Old routine से क्या मतलब है? क्या वीडियो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी? येस, फॉर द टाइम बीइंग वीडियो फ्रीक्वेंसी कम होने वाली है. प्लस वीडियो स्टॉल भी हो रखी है यार. तुम लोग बिलीव नहीं करोगे कि इट वॉज डूइंग सो वेल एंड देन 31 सब्सक्राइबर पे हम लोग स्टॉल कर गए. कम ऑन गाइस, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? व्हाट द हेल आर यू डूइंग? यू डिडंट इवन, मतलब 9 व्यूज़ आए यार. बताओ क्या है ये? व्हाट इज़ दिस? चलो कोई नहीं, बहुत ऐसे ही बताऊँ तो मैं खुश हूँ, ऐसी बात नहीं है. और कुछ अपडेट देना है? हाँ, तो वीडियो कम आने वाली है अभी कुछ दिनों के लिए. कितने दिनों के लिए आई डोंट नो. मैं कोई स्पेसिफिक नंबर थ्रो इन नहीं कर सकता हूँ. बट हाँ, क्या हुआ भाई फर्स्ट डे में? अगर आपको सुनना है ये सब क्या हुआ फर्स्ट डे में, क्या नहीं हुआ, नहीं सुनना तो ठीक है, 2-3 मिनट स्किप कर दो. बाकी सुनना है तो सुन लो. कुछ नहीं हुआ. क्या मतलब, गया था क्लास गया था, थोड़ा लेट हो गया. मतलब 15 मिनट पहले पहुँच गया था कैंपस पे तो. बट क्लास में लेट पहुँचा क्योंकि कोई आइडिया नहीं था जाना कहाँ है. देन एक रिपोआर बनाया मैंने, रिपोआर जो भी बोलते हैं उसको. मेट सम न्यू होज, मेट सम न्यू गर्ल्स, न्यू गाइज, एवरीवन. टीचर्स से मिले और कुछ नहीं, कुछ खास हुआ नहीं था. एनिमल किंगडम ही है सही बताऊँ तो. एनिमल किंगडम पढ़ा आज स्टार्टिंग में. अच्छा था. आई पर्सनली लाइक डेट. चलो आप, मुझे इसका आंसर नहीं पता है. पहले के 2 क्वेश्चन में आपके सामने स्किप किया मैंने, ये तीसरा भी स्किप कर रहा हूँ. मुझे इसका आंसर नहीं पता है और इसका आंसर इनफैक्ट दे भी नहीं रखा है. MR सर का लेक्चर देखना पड़ेगा मुझे इसका आंसर के लिए. चलो कोई बात नहीं. एंगल बिटवीन वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप. तो 2 वेक्टर दे रखे हैं, इनके बीच का एंगल बताओ. 2 वेक्टर दे रखे होते हैं और बीच का एंगल पूछा जाता है ना. तो मेरे को सबसे कंफर्टेबल चीज़ लगती है कि मैं या तो देख के आंसर कर दूँ. तो देखो, देख के तो आंसर होने नहीं वाला. नहीं हो तो सकता है, ऐसी बात नहीं है. छोड़ो कोई बात नहीं. नहीं भी पता, अगर देख के समझ में नहीं आ रहा ना, तो A.B का आंसर होता है A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा. डॉट प्रोडक्ट कहते हैं इसको. अच्छा, मेरे से हो सकता है कि आज ज़्यादा गलतियाँ हूँ क्योंकि मैं थोड़ा स्लीप डिप्राइव्ड भी हूँ. मैं वापस आके सोया नहीं. अभी बज रहे हैं 3:34. मैं 6 बजे तक करूँगा. देन आई हैव टू गो टू द जिम. आई वॉन्ट टू कीप माई बॉडी अ लिटिल बिट एक्टिव. थोड़ा बहुत जिम करके वापस आ जाऊँगा. देन आई विल गो स्लीप. I'll sleep a little bit early today. चलो, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालता है? डॉट प्रोडक्ट कुछ नहीं निकालना है. ए ले लिया आपने, ये बी ले लिया ये. तो 2 ज़ा, तो 2 ज़ा 2i कैप इंटू 2i कैप, 2i कैप डॉट 2i कैप हो जाएगा. 2 ज़ा हो गया आपका 4 और i कैप इंटू i कैप हो गया आपका 1. ठीक है. i कैप इंटू आई कैप डॉट i कैप हो जाता है 1 आपका. तो 4 इंटू 1 या 4 लिख लो. ठीक है. तो ये हो गया 4. 3 इंटू -1 हो जाएगा -3 और k इंटू +1 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा -1. तो ये हो गया आपका 0. ठीक है. तो यानी कि A.B, A का मैग्नीट्यूड लेना ज़रूरी नहीं है. वैसे तो मैं फिर A का मैग्नीट्यूड निकालता, B का मैग्नीट्यूड निकालता, इंटू कॉस थीटा करता, तो पता चलता कि अच्छा 0 है. सॉरी, तो पता चलता अच्छा ये इक्वल है. यहाँ पे कोई नंबर आया होता अगर बाई चांस, तो फिर मैं अपॉन, मतलब बेसिकली यहाँ पे 0 है तो मतलब ये साइड भी 0 होगी. तो इसे 0 ले लो. कॉस थीटा 0 के बराबर होगा. कॉस थीटा 0 के बराबर होगा. ठीक है. कॉस थीटा 0 के बराबर होगा. कॉस थीटा 0 कब होता है? 0 डिग्री होता है कॉस थीटा मेरे हिसाब से जब 90 हो जाता है. 90 डिग्री. तो थीटा हो गया आपका पाई के टर्म्स में. पाई के टर्म्स में हो गया π/2. तो आपका आंसर आ जाएगा 1 π/2. ठीक, आंसर है आपका 1. ईजी है, कुछ खास मैं तो कहूँगा नहीं कि कुछ खास डिफ़िकल्ट है. इजी फार्मूला ही है. ये मैं स्किप कर रहा हूँ रेड क्वेश्चंस. मैं रेड फ्लैग वाले क्वेश्चन स्किप करता हूँ. रेड फ्लैग था यहाँ पे, अगर आपको दिखा नहीं तो. 4 पेयर दे रखे हैं फोर्सेस के, 1 2 3 4. ठीक है. बताओ कि इनमें से कौन से 2 पेयर्स हैं जो कि आप ऐड नहीं, जो कि 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड नहीं देने वाले हैं. यार मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये आंसर मैंने लास्ट टाइम भी देखा तो मुझे समझ में आया नहीं था क्या इसका पीछे मैंने पूछा भी था, किसी ने जवाब दिया नहीं, जबकि उसके अच्छे खासे व्यूज़ आ रखे हैं और किसी ने
जवाब दिया नहीं। अगर आपको जानना है किस क्वेश्चन में पूछा था मैंने, वैसे मैं ये थोड़ा एम्बैरेसिंग हो रखा है, तुम दिखाना चाह नहीं रहा था, बट चलो कोई बात नहीं। अगर आप जाओगे कहाँ पे, इस वाली वीडियो में अगर आप जाओगे ना, इस वाली वीडियो में दे रखा है, इस वाली वीडियो में मैंने आपसे पूछ रखा, और जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, काफ़ी मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको इस वाली वीडियो से मिल जाएंगे आपको। इसका टाइटल है इसका नीट फिजिक्स टेस्ट मिस्टेक एनालिसिस क्लास 11 NCERT। टेस्ट 1 लिख दूँ क्या, क्योंकि पहला टेस्ट हुआ है मेरा। हाँ टेस्ट 1 लिख देते हैं ना। चलो भाई ठीक है ना, देख लेना आप लोग, और उसी में आंसर दे रखा, और मुझे नहीं पता तो मैं इसे बरी कर रहा हूँ। रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज़ द डायमेंशन ऑफ। रेशियो, पहले रेशियो निकालना है आपको। प्लैंक कांस्टेंट पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। प्लैंक कांस्टेंट तो इजी होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, रुक जाओ, प्लैंक कांस्टेंट होता है E इक्वल टू H/T या HF ला लो। प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी का तो पता ही है आपको, एनर्जी तो निकल जाती है, आसानी से निकल जाती है। नहीं भी पता तो हाफ mv² से एनर्जी निकाल लेना, खैर। और एफ आपको पता है फ्रीक्वेंसी है। तो अगर प्लैंक कांस्टेंट नहीं भी पता आपको बाय चांस, ये मैं तब कर रहा हूँ जब अगर प्लैंक कांस्टेंट नहीं पता तो आपको, ठीक है। रेशियो हो गया आपका E/F, और रुक जाओ, थम जाओ। प्लैंक कांस्टेंट एट दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आपका mr²। mr² हो गया आपका मास इनटू r²। अगर आप सॉरी E/F, हाँ सॉरी E/F ही तो है ना। अब मैं इसे थोड़ा एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा अगर एक्सपेंड करने जाओ तो एनर्जी होता है आपका हाफ ऑफ mv², यानी कि m इंटू v² लिख दो, सीधा सीधा, क्या फ़र्क पड़ रहा है, इंटू आपका फ्रीक्वेंसी, नहीं फ्रीक्वेंसी कहाँ है, नीचे ही तो था, सॉरी यार क्या कर रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी नीचे, इंटू m इंटू r²। तो m से m कट गया। हाफ क्यों नहीं लिखा भाई, डायमेंशन निकालने, हाफ लिखने का कोई पॉइंट नहीं है, आपको भी पता है, डायमेंशन निकालते हुए हाफ क्या ही करोगे लिख के। अब यहाँ आ जाओ, ठीक है। v² v हो गया मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया मीटर यानी कि लेंथ पर सेकंड का स्क्वायर, नहीं मीटर पर सेकंड और उसका ओवरऑल स्क्वायर, सॉरी। फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम, तो टाइम ऊपर हो गया, समझ रहे हो ना। फ्रीक्वेंसी को T⁻⁻1 लिखोगे तो यहाँ -1 है, ऊपर जाएगा +1 बन जाएगा, और r² हो गया आपका L का स्क्वायर। बेसिकली आपका आ गया 1/T, मतलब आपका जो वो आया वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट आया, तो आपका आंसर हो गया मेरे हिसाब से 4th, यानी कि फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया हो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, पूछ लेना मेरे से। ये रेड फ्लैग क्वेश्चन है, मैं डिलीट नहीं कर सकता इन क्वेश्चन को, क्योंकि है तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक वर्नियर कैलिपर है, उन पे 10 डिवीज़न है, और एक मतलब वर्नियर कैलिपर पहले तो आपको पता होना चाहिए वर्नियर कैलिपर क्या काम करता है। आपको वर्नियर कैलिपर का काम क्या होता है ना, वर्नियर कैलिपर बेसिकली आपको एक अच्छी रीडिंग देता है, बढ़िया रीडिंग देता है। अगर आप अपना स्केल लो तो वो एक साइड सेंटीमीटर है और एक साइड इंचेस है, तो या तो आपको सेंटीमीटर में देगा या तो इंचेस में देगा, ठीक है। दोनों साइड ना, नॉर्मल स्केल ले लो, उठा के देख लो। वर्नियर कैलिपर आपको देता है यूजुअली एक बड़ा यूनिट देगा आपको जो इंचेस होता है, और एक छोटा यूनिट देगा जो कि सेंटीमीटर होता है। मतलब मैंने तो यही देखा है, इंचेस और सेंटीमीटर में ही डील करते हैं हम लोग। अरे सॉरी, जो भी सैपलिंग है इसकी मेरे को खुद याद नहीं है, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं हूँ भैया नींद में हूँ मैं अभी इस समय। अब क्या, चलो वर्नियर इंचेस और सेंटीमीटर मिल गया वर्नियर कैलिपर का, अब क्या करें हम। तो ऐसा है कि भैया जो आपका बड़ा वाला होता है, यानी कि मेन स्केल डिवीज़न है, और ये याद रखना लेंथ में दोनों बराबर होंगे। जैसे इतना बड़ा, अगर इतना बड़ा आपका क्या कहते हैं सर, हाँ मैं क्या कह रहा था, सॉरी मैं जोन आउट कर गया। इतना बड़ा अगर आपका मेन 2 डिवीज़न हो गया ना, क्योंकि एक इंचेस वाला एक सेंटीमीटर वाला,
तो इतना बड़ा अगर आपका मेन स्केल डिवीज़न है तो इतना ही बड़ा आपका वर्नियर जो भी बोलते हैं उसको, दूसरा डिवीज़न को क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल डिवीज़न, ठीक है। तो ये कह रहा है मेन स्केल डिवीज़न आपके कितना है, ये कह रहा है कि 10 डिवीज़न ऑन द वर्नियर स्केल, वर्नियर छोटा वाला स्केल होता है, आपको पता है उसकी लेंथ बराबर है, भले डिवीज़न अलग हो लेकिन लेंथ बराबर है, ऑन द वर्नियर स्केल, यानी कि 10 डिवीज़न है वर्नियर स्केल पे, और आपके 9 डिवीज़न है मेन स्केल पे, 9 डिवीज़न है मेन स्केल पे। लीस्ट काउंट आपका इंस्ट्रूमेंट है 0.1 mm, द मेन स्केल डिविजन्स आर ऑफ, द मेन स्केल डिविजन्स आर ऑफ, अच्छा ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है ठीक है। लीस्ट काउंट क्या होता है पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। अब देखो मैंने क्या बोला था, मैं फिर से एक बार रीइटरेट करता हूँ, रिवाइज़ करता हूँ मैंने क्या क्या बोला आपको। मैंने बोला वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर आपको 2 रीडिंग मतलब दो लेवल वाली रीडिंग देगा, एक बड़े लेवल वाली, एक छोटा लेवल वाली। बड़े लेवल वाली को कहते हैं हम लोग नॉन मेन स्केल डिवीजन, और छोटे वाले को कहते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब ये तो है ही इंपॉर्टेंट, ये वर्ड्स तो आपको पता ही होने चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ से लिख दिया मैंने, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसके पीछे का लॉजिक मैंने बता दिया, क्योंकि इनकी लेंथ ओवरऑल सेम होती है, भले ही यूनिट अलग हो लेकिन लेंथ सेम होती है। अब आप लीस्ट काउंट क्या हो गया, लीस्ट काउंट क्या लगता है आपको, क्या सुनने में क्या लगता है, ट्राई करो कि लीस्ट काउंट का एक मन में डेफिनेशन बनाने की, ठीक है, कर लिया। लीस्ट काउंट एक्चुअली में आज ऐसे ही मैम उठा रही थी सबको रैंडमली, मतलब 2-3 बच्चे, दो आई गेस 2 बार हुआ होगा ऐसा, तो ऐसी जो मन के अंदर फीलिंग आ रही थी ना कि ओ वाओ, जो स्कूल वाली फीलिंग है, अरे मेरे को ना उठा ले, मेरे को ना उठा ले, वॉज नाइस। अच्छा पूछा हमसे, वैसे सब कुछ एनसीईआरटी का था, एनिमल किंगडम का ही था, उसमें कॉर्डेट्स हम लोगों ने प्रोटोजोआ पढ़ा और थोड़ी देर कॉर्डेटा पढ़ रहे थे हम लोग, कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स वगैरह मैम बता रही थी। वैसे शायद हमने नॉन कॉर्डेट्स पढ़े थे, कॉर्डेट्स पढ़े थे कि कॉर्डेट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। एंड वेरी गुड टीचर, वेरी गुड प्रोफेसर। हम लोग पहले पता है, पहले हम लोगों को ऐसे याद करवाया जाता था, अब एक्चुअली में याद क्या करवाना, तुम एक्चुअली में समझाते हैं कि ठीक है तुम अगर ये पढ़ रहे हो ना, क्यों पढ़ रहे हो और इसका मतलब क्या है, जो तुम पढ़ रहे हो पढ़ तो लिया तुमने, समझ भी लिया, लेकिन मतलब क्या है इसका एग्जैक्टली डेप्थ में क्या है, लीस्ट काउंट का है क्या मतलब। लीस्ट काउंट ये लीस्ट काउंट एक ऐसा नंबर है, पहली बात तो लीस्ट काउंट आपके स्केल में सबसे छोटा जो कण होगा, मतलब सबसे छोटा जो डिवीज़न होगा वो लीस्ट काउंट का होगा, समझ रहे हो ना, सबसे छोटा डिवीज़न होता है लीस्ट काउंट का। अब छोटी चीज़ों को कौन मेजर करता है, MSD या VSD, ट्राई करो, हाँ गुड, VSD करता है, ठीक है अगर VSD बोला तो VSD करता है। तो छोटा एक VSD हो गया आपका, एक VSD होता है आपका 0.1 मिलीमीटर के, तो यानी कि पूरा का पूरा VSD कितने का होगा, पूरा का पूरा VSD हो गया जी 1 मिलीमीटर का, ठीक 1 मिलीमीटर का होगा बस है, लगा तो यही रहा है भाई। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, लीस्ट काउंट इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो द मेन स्केल डिवीजन, कुछ गड़बड़ लग रही है, रुको यार कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, 10 डिवीजन इन द मेन स्केल, मेरे हिसाब से मैंने उल्टा बोल दिया, वर्नियर स्केल पे ज़्यादा बड़ा मेजर होता है और मेन स्केल पे, हाँ ऐसा हो सकता है। अच्छा ऐसा है क्या, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ओहो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला गलत है, ये सही है क्या, 10 VSD 9 MSD, थोड़ा सोल हूँ क्या यार मैं गलत ही करता रह जाऊँगा वरना। ओके आई विल बी बैक, यू नो, लेट मी जस्ट गेट सम रेस्ट, आई विल ट्राई टू बी ओके आई एम बैक। सो इट्स 10 PM एक्चुअली, थोड़ा सो लिया था। मैं जब वीडियो शूट कर रहा था शायद 4 बज रहे थे, 3 बज रहे थे, कितने बज रहे थे, जितने बज रहे थे मैं थोड़ा सो लिया था। नाउ आई एम बैक। तो मैं बता रहा था कि लीस्ट काउंट में एक थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक हो गई थी। लीस्ट काउंट एक्चुअली में होता है आपका, लीस्ट काउंट होता है कि आप एक MSD लो, मेन स्केल डिवीज़न लो, उसको माइनस कर दो अपने एक वर्नियर स्केल डिवीज़न से। वैसे मैंने बताया तो सही था, लेकिन वो पहली चीज़ ये बताई थी कि हाँ वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट होता है अपना लीस्ट काउंट, मेरे हिसाब से तो ये बात सही है। खैर 1 MSD माइनस 1 VSD, अब एक और ये वो बराबर है लीस्ट काउंट के, तो यानी कि ये 0.1
मिलीमीटर बराबर है आपका 1 MSD। 1 MSD लिख लो यहाँ पे, और 1 VSD। 1 VSD आ जाएगा। 1 VSD बराबर 0.9 MSD है ना, ये 10 इधर चला जाएगा तो 1 VSD हो जाएगा 0.9 MSD। तो 1 VSD माइनस 0.9 MSD हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 0.1। एक सेकेंड यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, 1 mm के होने चाहिए, 1 mm सही तो है फिर, ठीक है। 0.1 mm अपॉन 0.1, तो 0.1 mm अपॉन 0.1 आएगा आपका 1 mm, और जो कि बात सही भी है। 1 mm का 1 mm का 1 एक मेन स्केल डिवीजन है। बस बात ख़त्म, निकलते हैं यहाँ से। ये करेंगे, मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से छोड़ रहा हूँ ये, तो एक प्रथा भी तो होनी चाहिए ना, समझ रहे हो ना, ये भी स्किप करने वाला है। चलो, फॉर द सिस्टम शोन इन द फिगर द एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग इज, देखो 6 किलो का, ये 4 किलो का नीचे जाएगा ये नीचे जाएगा, ठीक है। हमें कैसे पता भाई, क्या पता ये रुक जाए यहाँ पे, नहीं रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं यहाँ पे, तो ये ऐसे नीचे इसे खींच लेगा, और ये नीचे खींचेगा तो इसमें थोड़ा बहुत एक्सपेंशन होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि टेंशन तो रहेगी ही रहेगी भाई। चलो, तो अब सवाल की बात है कि टेंशन कह रहा हूँ, जो एक्सपेंशन होगा स्प्रिंग का वो कितना होगा। तो उसके लिए आपको ये 4 kg वाला वो ले लो, 4 किलो वाला आपने मास ले लिया, इसका FBD बना लो। 4 किलो क्या ही लिखोगे, इसका FBD बना लो एक। ठीक है जी, तो ये ऊपर लग रखी है टेंशन, ये ऊपर लग रखी है टेंशन। चलो, तो ऊपर लग रखी टेंशन, रुक जाओ एक सेकंड, पानी वानी पी लेने दो। हाँ सॉरी, ऊपर लग रखी टेंशन, नीचे लग रहा है mg, और m इंटू ए ओवरऑल फोर्स लग रही होगी इस पे, मास इंटू एक्सेलरेशन। चलो अब क्या करना है, और ये टेंशन लग रही है, ठीक है, स्प्रिंग पे टेंशन लग रही है। स्प्रिंग पे फोर्स कितना लग रहा है यार, स्प्रिंग पे फोर्स लग रहा है आपका m इंटू है, मास इंटू एक्सेलरेशन। कैसे पता, देखो क्योंकि देखो अगर आप कहोगे नहीं यार mg भी तो लग रहा है, तो मैं पहले बता दूं ma है, ma बराबर mg माइनस टी होता है, ठीक है। तो मैं ओवरऑल इसे ma ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ma लग रहा है, और जितना ये फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा स्प्रिंग खींचेगा। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, जितना mg लगेगा, नहीं नहीं वो बात, वो ma में अंदर आ जा रहा है, वो कोई चिंता मत करो। जितना mg लगेगा उतना फिर आपका टेंशन भी लगेगा ना, बात समझ रहे हो ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि एम ए आपको बस चाहिए कि m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आपको मास तो पता ही है, मास इंटू एक्सेलरेशन मेरे हिसाब से k इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ पे आपको x चाहिए, ये के एक्स कहाँ से आ गया। एक्चुअली बात क्या होती है ना, जो स्प्रिंग की फोर्स होती है कि इस स्प्रिंग पे कितना फोर्स लगेगा, एक तो वो स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है भाई स्प्रिंग का मटेरियल क्या है, दूसरा कितना ज़्यादा खींच रहे हो। जितना ज़्यादा खींचोगे, अगर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव, ये डायरेक्शन को दर्शाता है, नेगेटिव ऑफ एक्स। जितना आप स्प्रिंग खींचोगे उतनी ही ज़्यादा आपको पीछे वो ले जाने की कोशिश करेगा, मतलब वापस मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। और जितना ज़्यादा दबाओगे, अगर दबा रहे हो तो वो मीन पोजीशन पे फिर आने की कोशिश करेगा, तो पॉजिटिव फोर्स इधर लगाएगा। खैर मैं यहाँ डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड का काम है मेरा। वैसे भी मास हो गया आपका 4 किलो, और के हो गया आपका 240 न्यूटन पर मीटर। तो मैं 240 ही लिख देता हूँ, यूनिट्स का लिखनी, इनटू एक्सेलरेशन। अब आप ये ध्यान रखना, अगर ऐसा कहीं सेटअप होता है तो मैं आपको सीधा फार्मूला बता देता हूँ। ऐसा कहीं सेटअप होता है, चलो मैं खुद ही बना देता हूँ, कि एक पुली है, एक मास नीचे जा रहा है, एक मास यहाँ पे लग रखा है। ऐसा बाई चांस कहीं सेटअप है और ये फ्रिक्शनलेस है, तो आपने क्या करना है, जो मास नीचे जा रहा है ना, m2 अपॉन दोनों का मास m1 प्लस m2 इंटू जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों, आपका ना टाइम बचाएगी ये। अब आप वैसे कैलकुलेट करते, फिर यहाँ पहले टी निकालते, सॉरी पहले यहाँ टी को रिप्लेस करते,
दो इक्वेशन बनती है आपकी, अगर आपको नहीं पता है इस यहाँ पे दो इक्वेशन बनती पहले आपकी, फिर वहाँ से आप टी हटाते, उसके बाद ए आता आपका। तो उस सब को हटा के ही सीधा सीधा ये भी कर सकते हो आप, m2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया आपका, ठीक है। एक्सेलरेशन हो गया 4 अपॉन 6 प्लस 4 हो गया 10 इंटू जी हो गया आपका 10, 4 4 16 होता है, तो 16 अपॉन 240। अब क्योंकि ये मीटर में आना आंसर, और मीटर में आएगा, ये जो आएगा मीटर में आएगा, और ऑप्शन में हर जगह सेंटीमीटर दे रखा है, तो इंटू अगर मैं 100 भी कर दूँ तो मुझे नहीं लगता कुछ खास दिक्कत होने वाली है। 24, तो ये हो जाएगा 4 4 6 4 ज़ा और 4 4 ज़ा 40 अपॉन 6 कितना होता है? अब कुछ गड़बड़ हुई है हमसे, 40 अपॉन 6 आ रहा है हमारा आंसर, जो कि नहीं है, कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। चलो भाई, अगर दिक्कत आई भी होगी ना कहीं, वैसे तो मैं क्वेश्चन दूसरी बारी कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कहीं दिक्कत आई होगी तो वो आएगी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे, मैंने कुछ दिक्कत करी होगी यहाँ पे। सोचो भाई क्या दिक्कत हुई होगी। टेंशन है क्या? ऐसे है क्या? टेंशन बराबर है क्या नेगेटिव के एक्स? हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जो टेंशन है, टेंशन क्या होती है, रोप जो फोर्स लगाता है ना वो भी होती है, कहीं ऐसा ना हो कि टेंशन बराबर नेगेटिव के एक्स हो, फिर टेंशन निकालना पड़ेगा। टेंशन तो खैर निकल जाएगा। चलो आओ आंसर ही देख लेते हैं, ठीक है। क्या है ऐसा? फॉर 6 kg टेंशन बराबर के एक्स। अच्छा 6 kg वाले उससे किया है। चलो मैं बात क्या हुई, पूरा एफ बनाता हूँ। दिक्कत आई है क्योंकि गलत एफ बनी है। पहले वाले की एफ फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, ज़रूरी होता है भाई, तो खुद भी सीख ले, बनाना चाहिए तो तू भी सीख ले, ठीक है ना यार, हो जाता है, गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। खैर मैं एक्सक्यूज़ वगैरह तो नहीं दूंगा, अरे मैं तो गलती करता ही रहता हूँ। चलो यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, वो है टेंशन की फोर्स, और ये टेंशन की फोर्स एक्चुअली स्प्रिंग लगा रहा है, मतलब ऐसे तो रोप में लग रही है, लेकिन हाँ उसमें वो स्प्रिंग लगा रहा है कायदे से देखा जाए तो आपका टेंशन बराबर है के एक्स मेरे हिसाब से, जो कि मैं कह रहा था वैसे तो। हाँ रहने दे भाई, तू बार बार वही कहता है। तो 4 kg वाले में जाओ, 4 kg वाले का एफ कुछ ऐसा है कि आपकी टेंशन लग रही है ऊपर की ओर, टेंशन लग रही है ऊपर की ओर, नीचे लग रहा है एम ए, ओवरऑल फोर्स एम ए है, और लग वैसे रहा है एम जी। वैसे आप निकाल तो यहाँ पे भी सकते हो, आपको अगर ये यूज़ नहीं करना बाई चांस, ठीक है, मान लो आप, फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, इस वाली इक्वेशन से भी, यहाँ से भी। टेंशन तो बराबर ही होती है ना रूप में हर जगह, तो यहाँ पे टेंशन आ जाएगा एम जी माइनस एम ए, ठीक है, तो वो हो जाएगा एम जी माइनस एम ए, मैं थोड़ा उस वाले तरीके से अलग कर रहा हूँ, इक्वल्स टू के एक्स, मुझे एक्स निकालना है, ठीक है। तो 4, ये हो गया 4, मास को बाहर ले लिया, जी यानी कि 10 माइनस ए एक्सेलरेशन कितनी थी, 4/6 इंटू 40/6 है। तो चलो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, इस तरीके से करते हैं, थोड़ा अपना अलग पाथ बनाते हैं ना, अपॉन के अपॉन 240, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 40 इंटू 20 अपॉन 240 इंटू 60, वैसे इंटू 100 भी कर देना। और ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोगों का आंसर आ जाए सेंटीमीटर में, ठीक है। चलो भाई अब क्या करोगे, इंटू 6 4 24, फिर गलत आ रहा है यार, अजीब हाल है, ये क्या हो रहा है ये, 60 माइनस 40 20 हुआ, 4 इंटू 20, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ये गलतियाँ, इसे नेक्स्ट राउंड में करेंगे, मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे सबका। बेकार क्वेश्चन छोड़ो, कंस्ट्रेंट मैंने एज़ यूजुअल नहीं किया है, मेरे हेटर्स शुरू हो जाएंगे अब, भाई तू पिछले कितनी बार से कंस्ट्रेंट करने की कोशिश कर रहा है, कर क्यों नहीं रहा भाई तू। नहीं मिलता यार टाइम, नहीं मिलता जाता है, मतलब करने को तो मैं कर लेता, ऑनेस्टली मेरी गलती है। अगर केबिन डिसेंड कर रहा है, नीचे जा रहा है वर्टिकल एक्सेलरेशन से ए, और एक्शन बाय मास m ऑन द फ्लोर इज़ 9 mg अपॉन 10, देन a इक्वल्स टू, अच्छा जी ऐसा है कि m जो है
एम है ये, एम है ये, और ये जो है ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। ये नीचे फोर्स लगा रहा है, ये नीचे फोर्स लगा रहा है कितने का, ये नीचे फोर्स लगा रहा है 9 mg/10 का। अच्छा, नीचे फोर्स लगा रहा है मतलब इसका नॉर्मल है 9 mg/10। अच्छा, नहीं नॉर्मल तो खैर ऊपर लगता है ना, हाँ नॉर्मल ऊपर लगता है, सही बात है। और जितना वो फोर्स नीचे लगा रहा है उतना ही फोर्स उस जितना वो नीचे लगाएगा उतना ऊपर लग जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखना है एफबीडी में, मतलब ये बात मेरे को याद बतानी है। एफबीडी में आप वो लोगे ना, वो फोर्सेस जो आप पे लग रही हैं, फोर्सेस ऑन यू, ये बात मुझे अचानक से याद आ गई और ये बात मुझे बहुत दिक्कत करती थी पहले। फोर्सेस ऑन यू, ना कि बाय यू, बाय यू नहीं है, ठीक है। बाय यू नहीं लेना आपने, बाय यू नहीं लेना है आपने, ये ध्यान रखना है, ये नहीं करना है आपको। फोर्सेस ऑन यू, तो इसीलिए ये जो मतलब आप कहने को तो मैं भी ये भी कह सकता कि इफ द कैबिन, ठीक है, एन एक्शन बाय मास एम ऑन द फ्लोर, ये मैं एफबीडी किसका बना रहा हूँ, कैपिटल एम वाले मास का, ठीक है, ना कि इस पूरे कैबिन का। ये कैबिन नीचे जा रहा है, तो मैं कहने को तो कह सकता था कि ये कैपिटल एम नीचे फोर्स लगा रहा है, तो एफबीडी में मुझे एरो नीचे डालना चाहिए। तो ये गलत ये गलत होता। वो फोर्स उसके ऊपर लग रही है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, और वो क्योंकि आपको पता है जितना फोर्स आप किसी चीज़ पे लगाओगे ना उतना ही वो आप पे लगाएगी, ठीक है। तो आप जितना लगाओगे नीचे उतना ही आप पे लगेगा ऊपर, नॉर्मल जैसे कहते हैं, और ऊपर, और आप किसी एक्सेलरेशन से चल भी रहे हो, तो ओवरऑल इक्वेशन आपकी बन के आ जाती है ma इज इक्वल टू mg माइनस 9 mg/10। निकल गया इसमें से आंसर क्या है, हाँ, तो ये हो गया आपका g/10, आंसर आ गया आपका। इजी सॉल्व कर लेना, एम हर जगह से, g/10 आपका आंसर है, लिख के ले लो। ये शायद लास्ट टाइम मेरे से नहीं हुआ था। कल मेरे को आज मैं 8:45 पे जाना था मेरे को, 8:45 में मेरी पहली क्लास थी, सो आई हैड टू लीव 6:45 या 6:30 पे लीव करना पड़ता था मेरे को। वे टू अर्ली। एंड नॉट बाय यू, काउंट ऑन द फोर्सेस ऑन यू एंड नॉट बाय यू। पानी पी रहा था, रुको। फिर ही बता, मैं ये फ़ोटो डाल देता हूँ, मैं बाई चांस भूल जाऊँ अगर मैं, मतलब मैंने एक्सप्लेनेशन वैसे तो लिख दिया, लेकिन मुझे पता है कि मैं अभी लिख दिया, अभी तो मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस में लिख दिया, मैं आगे चल के पक्का भूल सकता हूँ, ये आसानी से भूल सकता हूँ मैं। चलो, ऐसा है कि इजी क्वेश्चन था, हम लोगों से हो गया। अरे यार, फिर अपडेट करना पड़ेगा, रुको 1 सेकेंड, हट, थम जाओ यार, वो Ctrl+Z दबा दिया ना मैंने। चलो भाई, जैसे कि आप सभी को पता है मुझे ये तरीका नहीं आता है, मेरे को ये वेव कहाँ ट्रैवल कर रही है, कैसे ट्रैवल कर रही है, ये मुझे समझ में नहीं आता है, तो सॉरी। चलो, और ये भी नहीं आता है मेरे को। कोई मुझे अगर बताए तो मुझे अच्छा लगेगा, बाकी मुझे आता ये भी नहीं है। इसे मैंने रेड फ्लैग कर दिया है जस्ट अभी नहीं, शायद किया तो था शायद हमने,
नहीं भाई ये मुझे नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आप कोई बता दे तो बढ़िया है, वरना कटती रहेगी ज़िंदगी और क्या। देखो मैंने तुम्हें यहाँ क्या बताया था, यहाँ पे तुम्हारी यहाँ पे ना दो तरीके से सॉल्व करने के, या तो आप इसे प्रॉपरली सॉल्व करो, वो पूरा इक्वेशन वगैरह लगा के सॉल्व करो, या तो एक और काम कर सकते हो, एक लॉजिक लगा सकते हो, सिंपल लॉजिक लगा सकते हो। मैंने तुम्हें क्या बोला था, मैंने तुम्हें बोला था कि अगर बाई चांस फ्रिक्शनलेस पुली हुई और ऐसे दो चीज़ें लटक रखी हैं एक दूसरे से, तो उनका एक्सेलरेशन कितना आता है, एक्सेलरेशन दोनों का बराबर ही आता है भाई। क्यों, अबे चिपक रखी है ना एक दूसरे से, एक ही रस्सी से तो बंद रखी है, तो जितनी एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा उतने से ये, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, ज़रूरी है, वरना अगर उल्टी सीधी एक्सेलरेशन से ये बहुत तेज़ मूव कर रहा है, ये धीरे, रस्सी टूट जाएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है जी, m2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। अब देखो यहाँ पे दिक्कत एक है कि यहाँ पे फ्रिक्शनलेस है नहीं, ये म्यू दे रखा है, इग्नोर कर दो, क्या दिक्कत है, ज़ीरो मान लो, ओ वो तो 1 माइनस ज़ीरो हो जाएगा ज़ीरो, तो ये हो जाएगा g/3, ये हो सकता है आंसर। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 2m प्लस m है। अगर मान लो फ्रिक्शनलेस होता, म्यू बराबर ज़ीरो होता, ठीक है, तो मैं ये फार्मूला यूज़ करता, तो ये हो जाता m, क्योंकि नीचे m दे रखा है, अपॉन 3m इंटू जी, यानी कि g/3 आ गया आंसर, ठीक है। तो g/3 एक पोटेंशियल था कि भाई हाँ ये आंसर आ सकता था, g/3 आपका आंसर आ सकता था, भले ही ना आया हो लेकिन आ सकता था। और यहाँ पर g/3 दे ही रखा है, लेकिन अब आपको पता है कि हमने तो यहाँ पे जुगाड़ लगाया है, तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट g/3 आंसर नहीं आएगा, एक प्रॉपर फार्मूला होगा जिसमें म्यू ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि म्यू यहाँ दे रखा है, मानना था हमने, ज़ीरो मान रखा था, तो टू के अलावा कोई और नहीं है। बाकी इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है हमारा, तो मैं इसे सॉल्व करने नहीं बैठूँगा। बाकी मैंने तुम्हें बता दिया इसके कि यहाँ पे लॉजिक क्या यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बाकी अगर तुम्हें जेन्युइनली इसका आंसर जानना तो MR सर की क्लास लगा लेना, यूट्यूब पे पड़ी होगी, तो MR सर ज़्यादा अच्छा समझाता है। अरे भाई साहब ये तो भैया ट्रॉमा दिलाता है भाई ये क्वेश्चन। ऐसा है कि तुम्हारे ना तुम्हें इसके ये क्वेश्चन जो है शायद ऑल्टरनेटिंग करंट का है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब तुम्हें पता होना चाहिए, इसमें दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए तुम्हें। द वोल्टेज ऑफ एन AC सोर्स वेरीज विद टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इक्वल टू, मतलब v दे रखा है, v दे रखा है और उसकी इक्वेशन दे रखी है, टाइम दे रखा है, सेकेंड वोल्ट वगैरह जो भी है। पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि v की एक नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है। v को अगर आप लेके चलते हो v बराबर v0 साइन ओमेगा t, एक एक चीज़ समझ लो, v0 हो गया आपका पीक वोल्टेज, ठीक है। v आपका पता कैसे चलता है ऑल्टरनेटिंग करंट में, इतना तो पता होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट में कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर ने कहीं नीचे। अब भैया v की वैल्यू आपको बताइए, टाइम है और ये वोल्टेज है, v की वैल्यू कहाँ पे, किस समय पे, t 5 सेकेंड, t 6 सेकेंड, t 7 सेकेंड, t 19 सेकेंड, कब आपका वोल्टेज कितना होगा वो आपको ये इक्वेशन बताती है। इसका काम ये होता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को कभी एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कि इसका पॉइंट क्या है इसे याद करने का। तो ऑब्वियसली जब व्हेन आई वेंट थ्रू द मोशन, फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ठीक है इसका ऐसा ऐसा काम होता है। बाकी मेरे समझ से काफ़ी बाहर ही था ये, क्या है, कैसा है, क्यों वर्क करता है ये, मतलब काफ़ी दिक्कत लगती थी मेरे को। अब तो खैर समझ में आ गया क्या है कैसा है। क्या कह रहा था मैं, अरे भाई साहब मेरा 10 चढ़ गया, ओहो एक ही दिन में। जी हाँ भाई, थोड़ा हैरान ना, सेंसिटिव तुम्हारा भाई है सिस्टम। चलो भाई, अच्छा भाई देखो भाई, देखो काफ़ी देर से रीलोड नहीं किया ना मैंने, देखो कितना सारा काम कर लिया हमने। देखो भाई पीरो वगैरह देख रहे हो तुम, नाइस नाइस, अच्छा है भाई, अच्छा लगता है भाई। कॉपियाँ भर दी, नोट्स बिना, ये नोट्स नहीं है, ये ध्यान रखना, आंसर सॉल्व किया है ये सिर्फ। v0 आपका पीक वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज है आपका। साइन क्या है, ये इस शेप को साइन कहते हैं, साइनोसाइडल कहते हैं एग्जैक्टली। तो ओमेगा क्या है आपका, ओमेगा एक्चुअली आपका एंगुलर वेलोसिटी मान लो, चलो कोई बात नहीं, ओमेगा है कुछ ना कुछ है। टी क्या है आपका, टाइम है। लेकिन यहाँ पे तो भैया कुछ ऐसा दिख नहीं रहा मेरे को, ना v0 सा दिख रहा है, ना मुझे, चलो साइन दिख गया, ये ओमेगा नहीं दिखा मुझे, टी दिख गया, चलो कॉस भी है यहाँ पे, क्या करना है इसमें। देखो आपको एक पता होनी चाहिए, सबसे पहले तो आप ये नोटिस करो, साइन
की जो वैल्यू है, अच्छा बाय द वे ओमेगा जो होता है ना वो 2πf होता है, 2πf होता है। तो 100 मतलब अब हो गया कि 100 पाई बराबर हो गया 2πf के। रुक जा अभी, लेकिन कुछ करना मत। 100πt इंटू कॉस 100πt, इन दोनों में जो साइन का जो एंगल है, ये तो एंगल है पता होगा ना, साइन थीटा, थीटा कहाँ है, तो ये तो 100πt है, हाँ वो थीटा में ही कन्वर्ट होगा एक बार जब सब कुछ काट पीट लोगे तो थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा वो। अगर चलो डाउट है तो मैंने तुम्हें अभी क्या बताया, पाई क्या होता है 2πf, 2πf कितना हो गया, f हो गया t 1/t, और t है तो टाइम की यूनिट से घटा 2π, और तुम्हें पता है रेडियंस में आ गया ये तो निकल गया ना, थीटा आ गया ना लास्ट में। खैर अब तुम्हें ना कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा जादू करना है कि सिर्फ और सिर्फ साइन बच जाए तुम्हारे पास। चलो अभी तुम्हारे पास क्या है, मैं इसे अगर साइन ए ले लूँ, चलो साइन ए कॉस ए ले लूँ, साइन ए कॉस ए, अंदर वाली चीज़ को मैंने 100πt को मैंने ए ले लिया, ठीक है, साइन ए कॉस ए। साइन ए कॉस ए कैसे हटा सकते हो, अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो लोग मेहनत कर रहे होंगे, जो लोग ट्राई कर रहे होंगे जेन्युइनली क्वेश्चन, वो यहाँ के अटके होंगे, या हो सकता है मतलब उन्होंने स्टार्ट किया और उन्हें समझ में नहीं आया पहला स्टेप ही क्या है। तो कोई बात नहीं, नॉट योर मिस्टेक, ये लॉजिक वाली चीज़ नहीं होगी, ये याद करने वाली चीज़ होगी, या हो सकता है इसमें कुछ लॉजिक होगा, मुझे नहीं पता एटलीस्ट। चलो याद करने वाली चीज़ क्या होगी ना, यहाँ पे एक्चुअली साइन ए कॉस ए जब आप लिखोगे तो अगर आप यहाँ 2 ले आओ कैसे तैसे, तो 2 साइन ए कॉस ए बन जाएगा, और 2 साइन ए कॉस ए बराबर होता है साइन 2a के, साइन मतलब साइन थीटा हो जाएगा, कॉस हट जाएगा जो कि आपको चाहिए था, तो 2 कहाँ से लाओगे यार, 2 तो है ही नहीं, 50 है, अब 50 है तो 25 इंटू 2 कर लो, हाँ ऐसा कर सकते हैं 25 इंटू 2, तो बेसिकली फिर आपका हो जाएगा 25 इंटू साइन 2, यानी कि 200πt हो गया अब ये साइन 200πt, और आपका 200π हो गया आपका ओमेगा, और 25 हो गया v0 आपका। वैसे इतना समय नहीं लगना चाहिए था बट मैं समझा रहा था तो लग गया। पीक वोल्टेज क्या होगी आपकी, पीक वोल्टेज हो गई 25 वोल्ट की, कहीं दे रखी है 25 वोल्ट, सी है आंसर। इतना टाइम नहीं लगता है यूजुअली, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, लग गया क्यों, क्योंकि हमने थोड़ा इन डेप्थ तरीके से सॉल्व किया था इसे। आ जाओ वापस से इस पर आ जाओ, थोड़ा वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया क्योंकि हमने गलत किया था। सीधा ना अब इसी वाले से करते हैं, इस वाले में मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या दिक्कत कर रहा हूँ, दिक्कत तो कर रहा हूँ लेकिन क्या क्या दिक्कत कर रहा हूँ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो मज़ा आ गया, नाइस वाटर, प्लस एक तो गर्मी बहुत है यार, प्लस आई ऑल्सो हर्ट माई राइट हैंड साइड किसी तरीके से, आई डोंट नो हाउ, राइट हैंड साइड, मेरे राइट हैंड में थोड़ी दिक्कत हो रही है। Somebody once told me that was gonna hold me। भाई ये वीडियो ये पार्ट काटना पड़ेगा भाई, क्रिंज होगी भाई। आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल। भाई तेरे 30 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, मतलब अब कभी ना कभी तो बढ़े हैं, अभी 30 हैं, कल तो 33,000 हो जाएंगे, 3,000 के 300 के सॉरी, हाँ बहुत है, आई वुड बी हैप्पी। मुझे मेन स्ट्रीम नहीं होना, हाँ सब यही बोलते हैं, लास्ट में सब हो ही जाते हैं, भाई तू कुछ अलग नहीं है, ठीक है भाई फाइन। खैर 6 वाले में टेंशन लग रही है, और टेंशन बराबर kx है। टेंशन क्या होती है जी, टेंशन होती है आपकी, और यही बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन भी है। कैसे, मतलब इसी साइड ही खींच रहे हो, आपको रस्सी ही खींच रही है और वही रस्सी बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन भी है। दैट डजंट मेक एनी सेंस। जी हाँ ऐसा ही है। तो जी kx कितना हो गया आपका, x कितना हो गया आपका, x बराबर हो गया आपका मास 6 किलो ma/k, ठीक है, तो मास 6 किलो। एक्सेलरेशन कितनी हुई आपकी, एक्सेलरेशन हो गई थी 40/6, 40/6 तो थी, 40/6 कहाँ थी, 40/6 ही थी मेरे हिसाब से। तो m2 यानी कि 4 m1 प्लस, मुझे दिक्कत समझ में आ गई, हम लोग क्या दिक्कत कर रहे हैं तब से। आओ इधर दिखाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये सॉल्व हो जाता पता है कहाँ पे, ओ नो, अरे यार दिक्कत हो गई, रीलोड हो गया गलती से, इसे अंडू नहीं कर सकता मैं।
अंडू कर जाओ, मुझे वापस जाना है। अरे एक्चुअली ये पूरा सब कुछ जितनी प्रोग्रेस है सब मिट जाएगी ना, इसलिए अंडू करना चाह रहा था मैं। चलो कोई बात नहीं, अगर प्रोग्रेस मिट भी जाती है तो मैं बता, मुझे गलती तो समझ में आ गई, हम लोग गलती कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक करी थी हमने। क्या कर रहा है भाई? नाच रिया है यहाँ पे। अरे भाई मातम में नाच रिया है। अरे फॉर सम रीज़न ये लोड नहीं हो रहा। मैं तुम्हें फिर भी ऐसे वर्बली बता सकता हूँ। मैं तुमसे क्या कह रहा था थोड़ी देर पहले, मैं तुमसे ये कह रहा था कि अब मैं तुम्हें अपने एकदम ओरिजिनल तरीके से करके दिखाऊंगा, ओजी तरीके से। वैसे हुआ तो ठीक है, वरना आई हैव अंडरस्टूड माई मिस्टेक एट लास्ट। चलो तुम तब तक तुम लोग बताओ, कहीं कॉलेज वॉलेज में यार तुम लोग वोट वोट नहीं डालते यार तुम लोग? मतलब मैंने पोल डाल रखा है इतने दिन पहले का, वो किसने आज तक वोट नहीं डाल रखा उस पर? बहुत पहले का पोल रखा है। और फिजिक्स वाला पे भी काम करना है बहुत सारा। वर्क एनर्जी पावर हो गई बॉयस, अच्छी अच्छी खासी कर ली हमने वर्क एनर्जी पावर। शायद पूरा कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन स्टिल टू अ डिग्री टू एन एक्सटेंट हो गया था हम लोगों का। और गुड अच्छी वो भी थी, 69% की एक्यूरेसी भी थी। नहीं यार हमने 60 नंबर तक किया था, रिमेंबर 60 तक नहीं किया था क्या मैंने? यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, ये नहीं किया था। हो सकता है फिर 60 तक ना किया हो यार। हाफ सेंचुरी नहीं, ये कर लिया था मैंने, मुझे अच्छे से याद है। इसका 16 ही हुआ आंसर। देखो इसका क्या है, नेक्स्ट वाले का बताइए ज़रा। इसका 1 इसका 0.5 है। मैं बोलता रहा हूँ, सब कर लिया था हम लोगों ने। ये इसका शायद 25 यू है, 25 या 10 यू होगा। 25 यू है देखो इसका, ये याद नहीं मेरे को। हाँ यहीं तक किया था, यहीं तक किया था, 51 तक ही किया था। तो देखना मेरे को 69 पॉइंट समथिंग एक्यूरेसी हो गई यहाँ पे, 68.63। अच्छा सॉरी, ये 4 क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी इनके यूआई में दिक्कत आ जाती है, बट ओवरऑल वेबसाइट बढ़िया ही है इनकी। मैं ख़राब नहीं कहूँगा इन्हें कुछ भी। क्यों भाई क्या डर गया क्या? भाई मेरा बीफ नहीं है भाई, कुछ बीफ ही नहीं है जब PW से, नॉट येट। देखो पहला मैंने तुम्हें पहला FBD क्या बनाया था? पहला FBD बनाया था कि भाई टेंशन लग रही होगी ऊपर की ओर, टेंशन लग रही होगी, और नीचे mg लग रहा होगा, और टेंशन बराबर ही kx होगा। वैसे तो जहाँ तक मुझे लगता है टेंशन बराबर kx होने वाली है, ठीक है। ये mg लग रहा है और यहाँ पे ma लग रहा है। तो बेसिकली ऐसा हो जाएगा कि भैया mg माइनस kx बराबर हो गया आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने शायद पहली गलती ये करी थी कि मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर kx कर दिया था, जो कि ऑब्वियसली गलत है। मास, क्योंकि अगर देखो ऐसा होता ना कि स्प्रिंग कांस्टेंट, अरे यार स्प्रिंग कांस्टेंट अगर बराबर होता, बार बार रिलोड हो जा रहा है। अगर स्प्रिंग ऐसा होता कि स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर हो गया, अरे भैया मुझे रिलोड नहीं करना है यार, साइड होना है बस मुझे। ऐसा होता कि स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर हो जाता आपके उसके मतलब kx बराबर हो जाता अगर मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो मुझे नहीं लगता है कि वो, चलो छोड़ो हटाओ, यहाँ पर आ जाओ। हाँ टेंशन बराबर kx समझ गया ना। रेज करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा। आई होप समझ गए होगे कि टेंशन बराबर kx क्या है, ठीक है। क्योंकि टेंशन जो है वो स्प्रिंग में होगी, और स्प्रिंग का जो फोर्स लग रहा होगा ऊपर की साइड, वो स्प्रिंग कांस्टेंट ही है। ओके दिस इज मेकिंग मी मैड नाउ, आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट। देखो कुछ भी स्क्रॉल वोल करो तो रीलोड का ऑप्शन आ जा रहा है। क्या छोड़ो यहाँ पे, मत कर, मैं बता रहा हूँ, मार वार दूंगा मैं। kx हो गया आपका mg माइनस ma, ठीक है। मैं फिर से वही चीज़ कर रहा हूँ, बट ध्यान से देखना मैं इस बार क्या गलत करूँगा। जी हाँ यू हर्ड इट राइट, क्या गलत करूँगा मैं श्योर हूँ कि मैं कुछ ना कुछ गलती कर सकता हूँ। a एक्सेलरेशन माइनस इनकी एक्सेलरेशन थी m2 4 6 + 4। हम लोग क्या कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे हम लोग, शायद 6 × 4 कर रहे थे, या जो भी कर रहे हो। हम लोगों का लास्ट नीचे 6 आ रहा था, जो कि गलत है।
6 + 4 यानी कि 10 आएगा नीचे, समझ रहे हो ना, 10 आने का है नीचे। 10 × 10 कितना हो गया ये आपका, हो गया ये वो 4, एक्सेलेरेशन होगी 4 आपकी। मास कितना था, 4 × 4 अपॉन नहीं 4 × 6 अपॉन 240 × 200, क्योंकि ये आपको आंसर देगा मीटर्स में, आपको चाहिए सेंटीमीटर में, तो मैं × 200 लिख रहा हूँ। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 24 हो गया ये 1 हो गया, 1 × 10 हो गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर होगा आंसर। तो आपको पता चल गई ना, हम लोग कोई बहुत मेजर मिस्टेक नहीं कर रहे थे, हमारी कोई ऐसे मतलब कि वैसी मिस्टेक कैसे क्या कहते हैं, इसका आंसर भी 25 वोल्ट है। क्या कहते हैं उसको, मतलब कोई मेथड वगैरह में या कुछ टॉपिक वगैरह में दिक्कत नहीं थी हम लोगों को, कोई ऐसे लॉजिक वगैरह में दिक्कत नहीं थी हम लोगों की, दिक्कत कैलकुलेशन मिस्टेक थी, छोटी सी दिक्कत थी। देखो मैं थोड़ा ब्रेक लेना पसंद करूँगा अभी इस समय का, हल्का सा ब्रेक लेना, क्योंकि अभी तो है, अभी तो मैं सोच रहा हूँ 11 साढ़े 11 तक शूट करूँ, अभी 10:26 हो रहा है, आता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ी देर में। गुड फेलेस देखी किसी ने, अच्छा गुड मूवी, ऑब्वियसली पिंग नाम में ही है। खैर आ जाओ, तो आज मैं अब ये तो शायद या तो नई वीडियो होगी, इतना बेहतरीन इंट्रो डाल रखा है, मे बी नई वीडियो बना दूँ, और या तो ये होने वाले पुरानी वीडियो। मैं भूल गया मुझे एक इंट्रो रखना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा एज्यूम कर लेता हूँ कि पुराने चैनल पुराने व्यूअर्स ही होंगे, तो अगर आप नए व्यूअर हो तो वैसे तो इंट्रो ऐसे ही स्टार्ट होता है मेरा, कुछ अजीब सी बातें करके ही। खैर हेयर वी स्टडी करते हैं हम लोग, फ्लैश कार्ड यूज़ करते हैं, दिस इज़ अ फ्लैश कार्ड। एक क्वेश्चन है, अब क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे आता नहीं, स्टार्टिंग में वैसे क्वेश्चन आते हैं जो मुझे आते नहीं है, ठीक है, तो मैं उनको हटा देता हूँ वहाँ से। एक सेकंड रुको, आज मैं कॉलेज गया था, कॉलेज से वापस आ रहा हूँ। या तो नहीं होगी, या तो ये पुरानी वाली वीडियो जो है, यानी कि इन वीडियोस में ही ऐड हो जाएंगी। आई होप नहीं हो। चलो है, अब हो रहा। स्टार्टिंग में क्वेश्चन जो होता है वो थोड़े डिफिकल्ट वाले होते हैं, इन्हें मैं थोड़ा उन्हें वो कर देता हूँ, मतलब वो होता है जो जिनका लॉजिक मुझे आता नहीं है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। चलो, इन कंपैरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर, द फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है ना, देखो हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर, पहले तो आपको पता होना चाहिए रेक्टिफायर क्या होता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि भैया ठीक है, रेक्टिफायर जो हम लोग यूज़ करते हैं, मैं तो यूज़ नहीं करता, हम पे तो है ही नो, है वो होगा घर पे ज़रूर होगा, चिंता मत करो, अगर होगा नहीं तो आप ये फ़ोन पे देख रहे हो, फ़ोन चार्ज नहीं कर पाओगे, आपके पास रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर बेसिकली करता है एसी को, अब आप मान लो अपना फ़ोन चार्ज करने बैठे हो, ठीक है, आपने बैटरी लगा दी और उसे चार्ज कर रहे हो, खुद इमेजिन लगाओ एसी अगर करंट आता, ठीक है, तो चार्ज हो रहा है फ़ोन, करंट जा रहा है उसमें, एनर्जी जा रही है, फिर वापस मुड़ जा रहा है, खाली हो जा रही बैटरी, फिर आ रहा है, फिर उसमें करंट आ रहा है, फिर वापस मुड़ जा रहा है, खाली हो जा रही बैटरी। तो एक्चुअली ये चीज़ ना हो, अंदर बाहर ना हो। ओके, हो गया, कर लिया, मार लिया जोक, चले गए कमेंट्स में जोक मारने आए हैं। ये चीज़ अंदर बाहर ना हो, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं एक रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होता है, अगर आप रेक्टिफायर पढ़ो तो क्या है ये रेक्टिफाई मतलब करना क्या होता है। रेक्टिफाई वैसे तो यहाँ वाई आता है, बट ठीक है, रेक्टिफाई मतलब टू करेक्ट समथिंग। रेक्टिफाई और मिस्टेक्स बहुत बारी सुना होगा, ठीक है जी। ये जो तुम लाए हो, ये जो कॉपी लाए हो, पहली बात तो ये इस पर मलाई का अरोड़ा क्यों है, पहले तो उसे मिटा दो, और दूसरा इसको मेरे अपनी ये सुना होगा अपने टीचर से, सब सुनते हैं, और फिर इसे रेक्टिफाई करो, इसमें से जितनी मिस्टेक्स हैं मिस्टेक्स टू करेक्ट करना होता है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं ना, अब कैसे आता है वो यूज़ हुआ आगे के क्वेश्चंस में आएगा, अभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये याद करने वाली नहीं है, ये पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं यहाँ रिवाइज़ करवा रहा हूँ। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आप रेक्टिफायर यूज़ करते हो। एक हाफ वेव एक वेव रेक्टिफायर होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। मैं दोनों का ना ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में वो ऐसा ग्राफ बनता है इसका, बस ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वैसे तो आपको याद करनी है, तो एक बार अगर आप वो कर लोगे ना,
एक बार आप इसका लॉजिक समझ लो कैसे वर्क करता है, तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत पड़ने की नहीं है, बट मैं फिर भी कहूँगा कि हाँ ठीक है, याद कर लो कैसे वर्क करता है ये। ओके तो यहाँ पे देखो, यहाँ ये करंट है बाय द वे, सॉरी ये वोल्टेज है, और ये टाइम है आपका, वोल्टेज टाइम ग्राफ है। यहाँ पे आधे समय ही वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे, तो गिव्स लोअर। हाफ वेव रेक्टिफायर जी एफिशिएंसी लोअर देता है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज लोअर देता है, या एवरेज डीसी वोल्टेज देता है, या नन ऑफ दीज। फुल वेव रेक्टिफायर हर चीज़ में हाफ वेव से बेटर है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा बेटर है। खुद भी देखो, वोल्टेज आपको डिसाइड करेगा ना करंट चल रहा है नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे आधे समय करंट चल रहा है, यहाँ वोल्टेज नहीं है तो करंट क्यों होगा, है ना। तो यहाँ वोल्टेज नहीं है, करंट फ्लो नहीं करना है, तो करंट भी सेम ऐसे ही फ्लो करेगा, ऐसे ही फ्लो कर रहा होगा करंट। अगर आप करंट का भी बनाओगे ना ग्राफ, तो वो भी कुछ ऐसा ऐसा ही होगा, करंट का भी ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा ही होगा, ऐसे मतलब ऐसे बीच में, यहाँ तो नहीं बनेगा, और फिर ऐसे 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 ऐसे, और फिर ऐसे 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 ऐसे। ये हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। और मैंने आपको हाफ वेव बता दिया, और मैंने आपको फुल वेव भी बता दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि क्या कैसा क्यों है। चलो सॉरी, मैं थोड़ा फेज़ आउट करने वाला हूँ अगेन। मैं कॉलेज से आया हूँ तो थक गया हूँ। पता नहीं कल मेरा कितने बजे है कॉलेज, मैं यहाँ टाइम टेबल नहीं देख सकता अपना सबके सामने। चलो यहाँ हो गया। हाँ तो किसी भी ना मामले में फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव से नीचे कभी नहीं आता, तो नन ऑफ दीज हो गया इसका आंसर। वैसे रेक्टिफायर की वर्किंग कुछ ऐसी सी होती है। मैं इनकरेज करूँगा पॉज करके याद कर लो, मेरा मन नहीं है, मन नहीं है यार समझाने का मेरा। चलो समझा देता हूँ। फुल वेव ठीक है, बस इस पे देख लो, ये आपका कॉइल है, प्राइमरी कॉइल है, और ये आपका सेकेंडरी कॉइल है। इसे क्या कहते हैं, इसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। यार तुम तो रेक्टिफायर यूज़ कर रहे थे जी। रेक्टिफायर यहाँ पे काम आएगा, यहाँ आपका ट्रांसफार्मर काम आएगा। इसका क्या काम होता है, भारी वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए आई गेस काम करता है ये। मतलब स्टेप, मतलब इतनी बड़ी यहाँ पे भारी वोल्टेज होगी ना, तो इसे थोड़ा छोटा बनाएगा ये। इतनी बड़ी वोल्टेज तो थोड़ी, मतलब 440 की वोल्ट से थोड़ी वो करोगे यार, फ़ोन थोड़ी रिचार्ज करोगे, 3 4 50 जितना भी वोल्ट है उससे करोगे। तो ऐसा होता है कि देखो जो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो, ये फुल वेव रेक्टिफायर है बाय द वे। मान लो करंट अभी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो आपको पता है, या चलो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, यानी कि ऐसे 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 करंट फ्लो कर रहा है। अभी जो आपका करंट है इस डायग्राम में, मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि ये उल्टा फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज आपको पता होता है, इस डायरेक्शन में। तो आपको पता है, आपको ये पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर में वर्किंग कैसे होती है, इतना तो आप कर ही सकते हो। आपको पता है कि इस डायरेक्शन में अब आप नहीं जा सकते, अब आपका करंट जाएगा फॉरवर्ड में ही, फॉरवर्ड बायस में ही करंट फॉलो करता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ फॉलो नहीं कर पाएगा, तो आपका करंट ऐसे जा रहा होगा, देखो ऐसे 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 ऐसे, मतलब यहाँ वैसे तो करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे अंदर चला जाएगा, क्योंकि वोल्टेज यहाँ है, अंदर चला गया, ठीक है, बैटरी हो गई। अब एसी आपको पता है कि एसी भैया डायरेक्शन बदलेगा, तो आज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, कल को क्लॉकवाइज चलेगा। तो जब कल को क्लॉकवाइज चलेगा, यहाँ से जब करंट स्टार्ट होगा, फिर वो यहाँ नहीं जा पाएगा, इस डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा, बंद हो गया इस डायरेक्शन में, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा, लेकिन क्लॉकवाइज चल रहा है क्योंकि, तो इस डायरेक्शन से चला जाएगा आराम से। इस डायरेक्शन में आपके उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स पहुँच जाएंगे, रिचार्ज होकर बाहर निकल सकते हैं चाहे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप आराम से मतलब करंट वगैरह चला सकते हो। खैर अब कुछ है नहीं यहाँ पे जानने लायक, और आगे बढ़ते हैं। चलो फाइंड द मैक्सिमम फोर्स, शायद मैंने कल यही क्वेश्चन छोड़ा था अपना, मतलब यहीं पे वीडियो ख़त्म हुई थी। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स फॉर विच बोथ दी ब्लॉक विल मूव विद द सेम एक्सेलरेशन। यार तुम लोग मेरी कुछ वीडियोस तुम लोगों ने देखना बंद कर दिया क्या, मतलब पिट गई है हम लोगों की। एक दिन बड़ा अच्छा सा पीक सा आया था, फिर सीज़न ही बंद हो गया यार हम लोगों का। क्या कर रहे हो यार तुम लोग, हम लोग को आगे बढ़ाओ भाई, कम्युनिटी है भैया हम,
मैट्रिक पास हम भी हैं। चलो भाई, नहीं मैं तो शायद हूँ भी, मुझे पता नहीं है वैसे तो। अरे देखो भैया, ऐसा है कि भैया 2 फोर्स लग रखी हैं, ठीक है। 8 किलो वाला 2 फोर्स कह रहा हूँ, 2 मास ले रखे है तुमने, एक 8 किलो का, एक 4 किलो का। 8 किलो वाले पे फोर्स लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन में फोर्स नहीं लगेगा, कुछ नहीं है यहाँ पे। 8 किलो वाले पे फोर्स लगाओगे वो किसी एक्सेलरेशन से जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि 4 किलो वाले पे, 4 किलो वाला भी किसी न किसी फोर्स से जाएगा। वो ये पूछ रहा है कि कितना आप यहाँ पे इतना फोर्स लगा सकते हो, मतलब कितना फोर्स लगा, एक लिमिट तक ही लगा पाओगे ना। तो वो लिमिट कहाँ की है, कितना फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में कि ये जो चीज़ है ये एक ही जगह रहे। तो मैं ऊपर वाले का अगर वो FBD बनाऊँ तो मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, मास हो गया 4, एक्सेलरेशन मान के चलो, मैक्सिमम फोर्स निकालना। अच्छा, एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन हमें नहीं भी पता, तो इनफैक्ट में एक्सेलरेशन ही निकालना है। यार हम फोर्स तो इस पे लगा रहे हैं, इस पे लगा रहे हो फोर्स, ठीक है, इस पे लगा रहे हो, लेकिन इसको भी तो देखो, इस पे लगाओगे एक्सेलरेशन से दौड़ेगा ना, तो ये भी तो एक्सेलरेशन में है। ये कहाँ एक्सेलरेशन में, तो रुका हुआ है। नहीं है तो एक्सेलरेशन में ही, रुका हुआ है वो अलग बात है। एक्सेलरेशन तो लग रही है ना, अच्छा सॉरी, रुका हुआ है वो अलग बात है। नहीं है, नहीं है, एक्सेलरेशन में नहीं है, ये लग रही है उस पर एक्सेलरेशन। तो सामने की ओर फोर्स तो लगेगी, सामने की ओर फोर्स लग रही है कुछ F1, और आपके पीछे की ओर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है जी। वो क्या है, वो बराबर क्या है जी, वो बराबर है आपकी म्यू एन बराबर होता है फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू एन बराबर F1 हो गया आपका। तो म्यू एन यानी कि mg होता है, आपको पता है, बराबर m इंटू ए हो गया। और ये दो यहाँ पे दोनों साइड 4 ही आएगा, 4 यहाँ का 4 यहाँ का। तो आपका एक्सेलरेशन हो गया टोटल 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो, क्वेश्चन में ओरिजिनली पूछा क्या था तुमसे कि 8 किलो वाले पे कितना फोर्स लगा सकते हो। यार फोर्स तो नहीं पता, मुझे पता है कि हाँ ठीक है, 4 की एक्सेलरेशन से अगर ये चल रहा है, इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 है, उससे ज़्यादा नहीं चला सकते। अगर उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन से चलाओगे तो ये छोटा पड़ जाएगा, ये छोटा पड़ जाएगा, तो ये चीज़ जो है आगे को गिर जाएगी, या पीछे जहाँ भी गिरनी होगी वहाँ गिर जाएगी, ठीक। क्या लॉजिक है इसका फिर? तो ऐसा है कि अब देखो मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा। मेरे हिसाब से ऐसा लॉजिक लगेगा यहाँ पे कि अब तुम्हें पता है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल गई और दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। क्यों? दोनों साथ में चलेंगे। क्यों भैया? वही पॉइंट ही यही है, ये साथ में कब तक चल सकते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। चलो भाई ये बात भी सही है। तो आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन पता है कि 4 की है, मैं आपको यहाँ पे वेट दे रखा है कि 8 का है, तो 8 4 32 हो गया आंसर, बात खत्म। 8 अरे 12, अरे नहीं यार, 8 सिर्फ उसे 8 मत लेना, पूरा का पूरा मास लेना है। तो 8 + 4 12 और 12 4 48, हल्की सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, इतना तो चलता रहता है। अभी 5 दिन बाद समझ गए ना क्या दिक्कत हुई। यहाँ दुख फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। जब आप फोर्स लगा रहे हो, लगा तो खैर आप इसी पे रहे हो, लेकिन इसको धक्का देने के लिए आपको 4 किलो वाले को भी तो देखना पड़ेगा ना कि हाँ भैया इसको तो धक्का दे ही रहा हूँ मैं, लेकिन 4 किलो वाला भी तो है ऊपर। 4 kg, यू हैव दैट 4 kg मास डैंगलिंग ऑन योर फोरहेड। तो ये हो गया 12, 12 × 4, आपको 12 पता चली गया कहाँ से आया। हम लोगों की फीमेल व्यूअरशिप ज़्यादा है तो मैं उल्टी सीधी बातें कम करूँगा। सेमीकंडक्टर इज़ डैमेज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग करंट ड्यू टू, सेमीकंडक्टर इज़ डैमेज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग करंट ड्यू टू, यो ऐसा होता है कि सेमीकंडक्टर आपको पता है कैसे होता है क्या? सेमीकंडक्टर का पहले तो आप पॉज करके ड्राइंग बनाओ, उल्टी सी मिनियन मत बनाने लग जाना, एक्चुअल लेजिट ड्राइंग बना के दिखाओ मेरे को। आपको पता है सेमीकंडक्टर में हम लोग लेते हैं एक जगह होल्स वाला वो होता है सिस्टम, और एक जगह मतलब इलेक्ट्रॉन्स वाला होता है, और यहाँ पे आपकी ना एक डिप्लीशन रीजन होता है, आपको ये पता होना चाहिए। डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, मेरे हिसाब से डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। यहाँ कोई कैरियर ही नहीं होता, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना टूट जाती है जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड टूट जाती है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना, बात यह है कि ये समझाने के लिए मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा सेमीकंडक्टर, और ये कुछ नहीं तो 7 से 8 मिनट का काम है। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं तो कहूँगा, मैं तो पहली बार बता ही रखा है कि यहाँ पे रिवाइज़ करने आया करो, वरना कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा, चिंता मत करो, कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा। नहीं आएगा तो यार तुम जाहिर सी बात है तुरंत तो देखने नहीं वाले, तुरंत दो लोग देखते हैं, और 2 लोग में भी एवरेज व्यू टाइम आता है 30 सेकंड का। तो भैया 30, तुम लोग यहाँ तक तो कोई पहुँच ही नहीं रहा है, इतनी आगे तक तो कोई वीडियो में पहुँच ही नहीं रहा है, तो बना क्यों रहा भाई तू? सही बात है यार मैं अपने आप से डिबेट हार जाता हूँ, पता नहीं कैसे अपने आप से ही हार जाता हूँ।
खैर हाँ, तो बाद में वीडियो देख लेना ना, मेरे कहने का मतलब तक प्लेलिस्ट में आगे बढ़ जाना, कभी ना कभी तो कोई ना कोई वीडियो आएगी। भाई ढूंढते रह जाऊँ, देख ले भाई, तो कुछ तो मेहनत कर ले यार, तेरे को कुछ तो मेहनत बनती है ना तुम लोगों की। या तो तुम सर्च कर लो ना अगर तुम बस इतना समझ, तुम्हें अगर बस इतना बताओ ना सेमीकंडक्टर एग्जैक्ट, मतलब रुक जाओ, सेमीकंडक्टर भी नहीं मैं कहूँगा, सेमीकंडक्टर भी क्या मैं कहूँ तुम्हें, डीसी क्या होता है वो। अच्छा छोड़ो, तुम लोग बस यही देखना है सेमीकंडक्टर की वर्किंग कैसे होती है, बहुत है इतना, उसमें 5 मिनट की वीडियो तुम तुरंत समझ जाओगे। मेरी वीडियो भले ही मत देखना, मेरी खुद की वीडियो नहीं होगी वैसे तो, तुम लोग तुरंत समझ जाओगे मैंने क्या कहा था। देखो यार फिर वही बात है, कंस्ट्रेंट वाला क्वेश्चन है, हमसे होने नहीं वाला है, कंस्ट्रेंट आता नहीं है। जीनर ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस, देखो इलेबोरेट। चलो अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था ना दूसरी वीडियो देख लो, अब छोड़ो हटाओ, मैं ही बता देता हूँ, मैं ही बता दूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा होता है, आपको ना आपको पता है कि आपके पास 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी होते हैं जिनमें आपके पास एक मतलब होल होते हैं, जब बहुत सारे होल होते हैं। होल कैसे बनते हैं आपको ये पता है ना कि 14 वाले ग्रुप 14 से हम लोग सिलिकॉन लेते हैं जनरली, या कार्बन भी ले सकते हैं, लेकिन चलो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर तो बहुत सुना होगा, इतना तो सुना होगा। सिलिकॉन टीडीज़ के अलावा कुछ सुना है क्या? सिलिकॉन के वो भी बनते हैं, सेमीकंडक्टर बनते हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन में, ठीक है। जब आप 13 ग्रुप नंबर 13 से कुछ उठा लो और बोलो चलो ग्रुप नंबर 14 के साथ तुम जुड़ जाओ, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर, 4 इलेक्ट्रॉन इधर, बॉन्ड बनाएंगे, एक बची जाएगा और एक होल बच जाएगा, एक अकेला बच जाएगा होल तन्हाई में, ठीक है, होल बच जाएगा एक। तो ये होल के साथ वाले होते हैं पी वाले जो होते हैं। एक होता है एन टाइप, इस होता है कि ये है आपका ग्रुप नंबर 14 के साथ। अब जब ग्रुप नंबर 15 वाले होते हैं नाइट्रोजन, फोस्फोरस, वैसे तो फोस्फोरस लिया जाता है, फोस्फोरस बहुत यूज़ होने वाला है। फोस्फोरस ले लिया आपने और फोस्फोरस के साथ मतलब मस्त बॉन्डिंग करा दी, तो भैया 4 यहाँ से लो। आपको ये तो पता होगा कि 5, अगर आपको ये सब नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इग्नोर मार दो। मैं सीधा जब यहाँ पे आऊँगा ना बॉक्स वाले पे, वहाँ से ध्यान देना। 5 आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 यहाँ पर, 4 बनाएंगे बॉन्ड 4 के साथ, तो एक एक्स्ट्रा बच गया, ये हो गया आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है और पी टाइप में आपका होल घूमता रहता है। तो जब आप पी टाइप एन टाइप के साथ जोड़ते हो ना, तो आपका एक ऐसा सिनारियो हो जाता है कि यहाँ पे पी टाइप हो गया आपका, यहाँ पे एन टाइप हो गया, और यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन बन जाती है। डिप्लीशन रीजन कैसे बनती है एक्चुअली, जब तुरंत मिलाया है, जस्ट अभी आपने मिलाया है, तो अभी डिप्लीशन रीजन हटा देता हूँ मैं। डिप्लीशन रीजन मिलाया जैसे ही आपने, बात क्या होती है ना यहाँ पे, ये लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं और पी जो है होल को भर देता है। ओके भाई मैं क्या करूँ यार, अब है ऐसा है, मैं क्या करूँ, सॉरी। पी जो है यहाँ पे होल को भर देता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है ना, मतलब ये इसका पी चला गया, इसका पॉजिटिव चार्ज चला गया, तो इस पर कायदे से खैर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब ऐसा देखो ना, मान लो कि ये पी टाइप वाले हैं, इनके पास एक होल पड़ा हुआ था और ये एन टाइप वाले जस्ट बगल में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, होल भरने के लिए चला गया, आप समझ रहे हो ना। तो नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और आपको पता है कि एक फील्ड लाइन निकलती है कैसे, शायद इस साइड को निकलती है या इस साइड को, या इस साइड को एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है। और फिर क्या होता है, मान लो यहाँ पे पी टाइप था, पहले पी टाइप था ना, पी टाइप जैसे ही इधर जाने की कोशिश करेगा मिलने के लिए, भाई यहाँ पर भी तो बहुत सारे होल्स हैं, और यहाँ पर नहीं सॉरी एन टाइप जो है, मैं क्या बोल रहा था, पी होल को भर देता है, ऐसा नहीं होता है, गलत बोल रहा था मैं, पी तो खुद होल होता है। चाहे यहाँ पे एन टाइप में बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो जाने की कोशिश करेंगे यहाँ तक कि होल भर दें। भाई बहुत सारे होल दिख रहे हैं यहाँ पे, पी टाइप पे बहुत सारे होल हैं, जैसे यहाँ पे, अच्छा अभी वो नहीं दे रखा। तो क्या होता है ना, ये होल यहाँ जाने की कोशिश करेंगे, डिप्लीशन रीजन यहाँ नेगेटिव चार्ज इसे रिपेल कर देगा। आई हाँ, मोज काटने आए हो तुम लोग हैं, हमें छोरे गर्दवार के, तुम्हें नाक शक्ति थे, जहाँ दिखे कूट दे, समझी। क्या छोड़ो आप, यहाँ फालतू बकवास नहीं करूँ तो अच्छा है। चलो जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, फिर एक चीज़ यूज़ करते हैं ना, जीनर डायोड। डायोड क्या होता है, वैसे डायोड कुछ नहीं होता है, जब आप एक पी लेते हो और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हो साथ में, तो उसे जीनर डायोड कहते हैं। जीनर डायोड में क्या होता है ना, यहाँ पे इतने सारे
आपको यहाँ पे इतने सारे मिलेंगे आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाले, पॉजिटिव चार्ज वाले, कि ये डिप्लीशन रीजन ना बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा हाईली डोप्ड होते हैं ये। डोपिंग मतलब समझते हो ना क्या होता है? डोपिंग मतलब होता है कि मान लो आपने ये सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, सिर्फ सिलिकॉन, उसमें आपने ये डाल दिया, नाइट्रोजन डाल दिया या फॉस्फोरस डाल दिया, या क्या कहते हैं इधर से कार्बन, इधर से सॉरी मतलब ग्रुप नंबर 13 से बोरॉन डाल दिया, एल्यूमिनियम डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, इसके अंदर कुछ भी डाल दो, केला डाल दो, जीरा डाल दो, सब कुछ डाल दो, ये बन जाएगा, डोपिंग हो जाएगी। फिर आपको तो डोपिंग पता ही है ना, इकरस नहीं देखी तुमने? इकरस जाके देखो, डोपिंग के बारे में सब पता चल जाएगा। ये वाली डोपिंग नहीं है बाय द वे, ब्रायन फोगल की इकरस। शाउट आउट टू माय होमी डॉक्टर ग्रिगरी रोडचेंकोफ। भाई तो ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ों की बात करेगा फिर कहेगा यूट्यूब ने एल्गोरिदम पीट दिया। ये बात भी सही है भाई, जेन्युइन बात है भाई। अपने आप में पता नहीं क्यों पीछे हो जाता हूँ, ऐसा पढ़ाई से दूर भागता हूँ फिजिकली। जीनर ब्रेक डाउन टेक्स प्लेस जब बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है, डोप्ड इम्प्योरिटी इज़ हाई। हाँ, बी हो गया आंसर, समझ गया ना। और ये क्यों यूज़ होता है? ये ऐसा यूज़ होता है ना कि मान लो कभी कदार ऐसा हो कि आपके पास कुछ सेंसिटिव मटीरियल है, ठीक है, आप कुछ सेंसिटिव यूज़ कर रहे हो या सेंसिटिव पार्ट्स के अराउंड यूज़ कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ होती हो, और आप चाहते हो कि हल्का सा भी अगर वोल्टेज ऊपर हो तो करंट ज़्यादा ना बढ़े, करंट तुरंत के तुरंत यहाँ पे मतलब यहाँ पे फ्री फ्लो होने लगे तुरंत के तुरंत जीनर डायोड के थ्रू। मतलब मान लो ये आपका सेंसिटिव करंट है, यहाँ आपने जीनर डायोड लगा रखा है, तो ऐसा है कि हल्का सा भी करंट बढ़े, हल्का सा भी यहाँ पर हल्का सा भी वोल्टेज बढ़ जाए तो ये टूट जाए, जीनर डायोड तुरंत टूट जाए। ये जानबूझ के वीक बनाया जाता है इसे। तुरंत टूट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगी कितनी, 0। आपको पता है करंट जाना चाहेगा इस रेजिस्टेंस से, फिर इसको छोड़ देगा, इसके थ्रू करंट जाएगा ही नहीं, फिर आप बच जाओगे जो भी कर रहे थे आप। हाउ इज़ इट डिफरेंट भैया? इट्स हेवली डोप्ड एंड वाई बता दिया प्रोटेक्शन वगैरह के लिए। कंपेयर इट्स ग्राफ टू एन एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन होता है, देखो पहले तो आपको ग्राफ याद होना चाहिए। एवलांच ब्रेकडाउन होता है कहीं यहाँ पे नॉर्मल, ये होता है नॉर्मल। ये देखो यहाँ तो हेवली डोप्ड है, मान लो हेवली डोप्ड नहीं होता तब भी ब्रेकडाउन तो हो ही सकता था। वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते, अगर बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा देते। इसमें आपको पता ना वोल्टेज का क्या काम होता है, आपको पता होना चाहिए ये पॉइंट समझने के लिए। वोल्टेज ने इसको इतनी ताकत दे दी कि ये तोड़ के चला गया, मतलब ये सारे के सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स वगैरह तोड़ के चले गए, इतनी ताकत मिल गई इन्हें। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है यहाँ पे? चलो भाई आगे बढ़े। ये वोल्टेज तोड़ के हाँ आगे चला जाएगा। ये नॉर्मल डायोड्स में भी होता है, आपको आई होप डायोड क्या है पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये डायोड तोड़ के उस साइड चला जाएगा। अब क्या, हाँ तो ये नॉर्मल में भी टूट जाता है, लेकिन नॉर्मल में ना आगे चल के टूटता है। आपको पता है नेगेटिव बायोस में ही डायोड टूटता है भैया। क्यों भाई? टूटने का मतलब क्या? अब सामने अगर होता, मान लो सामने आप पॉजिटिव वोल्टेज में चल रहे हो, तो यहाँ डायोड तोड़ भी कैसे? यहाँ टूटने का मतलब ही नहीं बनता है यार। उसका काम ही जब आगे चलना है तो तोड़ोगे कैसे उसको? समझ रहे हो ना, उसका काम ही आगे करंट आगे फेंकना है या वोल्टेज इस साइड रखनी है। तो आप कितनी रख लो, जब उसका काम ही है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, ये टूटेगा ही नहीं, वो कैसे तोड़ोगे उसे? बाकी यहाँ पे या हो भी सकता है टूट रहा हो। खैर यहाँ पर ऐसे नेगेटिव में वो आपको करंट बिल्कुल फ्लो नहीं कराएगा। बाय द वे करंट, ये वोल्टेज करंट का ग्राफ है, बिल्कुल फ्लो नहीं कराएगा आपका करंट, बिल्कुल फ्लो नहीं कराएगा। और अचानक से जब टूट जाएगा तो इतना हो जाएगा, रुक जाओ एक सेकंड, बिल्कुल फ्लो नहीं कराएगा, बिल्कुल फ्लो नहीं कराएगा। और जब फ्लो कराना होगा तो अचानक से इतना कराने लगेगा। और ये आपका जीनर मान लो, क्योंकि जीनर जल्दी टूटता है। यहाँ देखो टूटा कहाँ, इतनी नेगेटिव वोल्टेज पे। ये कहाँ टूटा था, ये मान लो इतनी पीट टूट गया ये, तो देख रहे हो ना, ये जल्दी टूट गया, ये जल्दी टूट गया और ये लेट टूटा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई, एक काम कर सकते हो, या तो यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर लो, या तो थोड़ा 2-3 मिनट रिवाइंड कर लो, ठीक है, रिवाइंड कर लो, मतलब पीछे चले जाओ और फिर एक बार और देख लेना। देखो जीनर डायोड का पहले टूटना और वीआर का बाद में टूटना। बाकी एक और बार मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। खान एकेडमी, शाउट आउट टू खान एकेडमी, उन लोगों का है ये। ऐसा है कि भैया फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस ये देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, मतलब पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये बीच में डिप्लीशन रीजन है। यहाँ देख रहे हो इतनी हैवीली डोपिंग होती है कि डिप्लीशन रीजन इतना छोटू सा और वो टूट जाता है, वो धड़ाके से धड़ल्ले से टूट जाता है वो। चलो भाई ऐसा है। अब क्वेश्चन आया है कि फ्रीक्वेंसी बताओ
ऑफ अ रेडिएशन, रेडिएशन मतलब कोई चीज़ जो बाहर रेडिएट करके निकले, कोई वेव वगैरह। एमिटेड, एमिटेड मतलब बाहर निकलना, रेडिएशन भी बाहर निकलना, और एमिटेड, रेडिएशन उस चीज़ का नाम है, एमिटेड उस कार्य का नाम है ना, वर्ब का नाम है एमिटेड। व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम, चौथे मंजिल से वो पहली मंजिल पे गिरी वो इलेक्ट्रॉन जो थी, और हाइड्रोजन एटम, अच्छा इन हाइड्रोजन एटम में आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है। तो ऐसा है कि आपको पता है कि मंजिलें होती हैं, ठीक है, n = 4, मंजिलें नहीं पता तो सबशेल होता है, सबशेल मतलब मंजिल। तो मैंने थोड़ी पुश्तैनी भाषा में बोल दिया पुश्तैनी भाषा में, अरे मेरी पुश्तैनी भाषा, मेरी पुश्तैनी भाषा है रे कुछ और। खैर 4th 3rd 2 1 ये होता है सबशेल होता है, इतना तो पता ही होगा। यहाँ न्यूक्लियस है, ये एटम में होता है, और वैसे तो मतलब 1 2 काफ़ी क्लोज होता है, 1 2 3, फिर 3 थोड़ा दूर होता है, चौथा तो बहुत ही दूर होता है, वैसे होता है। और ठीक है, ये इमेज नॉट टू स्केल है, मैं पहले ही बता देता हूँ, फिर बाद में कंप्लेन मत करना कि गलत हो गया भैया हमारा, कुछ भी लॉजिक लगाओ तो। खैर यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी तो है 4 3 2 1 इस लेवल की है। अब वो कह रहा है कि देखो पहले तुम खुद बताओ, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है पहले एनर्जी लेवल में, मतलब पहले पे है, मतलब क्या ही एनर्जी होगी उसमें। अगर मुझे उसे धक्का दे के ऊपर भेजना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको एनर्जी दो, इस पे एनर्जी मिलेगी, वो धक्का खा के तीसरे फ्लोर पे जाएगा। तो इसका उल्टा भी सही होना चाहिए बाय एक्सटेंशन। अगर चौथे से नीचे कोई गिर रहा है भैया, एनर्जी के मामले में चौथे से नीचे अगर कोई गिर रहा है, चौथे से 1 नंबर पे, तो आपको पता है एनर्जी निकलनी है उसमें से, ठीक है। वो एनर्जी होती है कितनी भी होती है वो, hc/λ एनर्जी होती है, hc/λ। बाकी मेरे हिसाब से तो एक काम कर सकते हो आप लोग, नहीं रुक जाओ, एनर्जी होती है ये भी, ये इक्वेशन तो होती है एनर्जी, एक और होती है hf, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ, ठीक है, मैं बताता हूँ, जब मुझे ऐसा लेवल कूदने वाली बात समझ में आती है ना, तो मैं सोचता हूँ मैं राइडर्सबर्ग कांस्टेंट यूज़ कर लूँ, समझ रहे हो, राइडरबर्ग्स कांस्टेंट यूज़ कर लूँ मैं। राइडरबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, वो ये बता देगा कि इसकी, इसमें से जो वो निकलती है एनर्जी निकलती है फोटोन के टर्म्स में, वो उस फोटोन की वेवलेंथ कितनी है। तुम्हें पता है ना वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का क्या लेना देना पता होना चाहिए आपको, तो बहुत सिंपल है बट फिर भी पता होना चाहिए। तो वो बताता है ना कि इसके अंदर जब एनर्जी, जब जाओगे आप नीचे गिरोगे, आप एनर्जी छोड़ोगे, तो उस एनर्जी को फोटोन के टर्म्स में छोड़ोगे, तो उस फोटोन का, इन दैट सेंस उस फोटोन का कितना फ्रीक्वेंसी होने वाली है या कितना वेवलेंथ होने वाला है, वो निकल के आता है लैम्डा = 10⁵। ये राइडरबर्ग कांस्टेंट है वैसे तो, अपॉन 1 पहला कहाँ पे थे आप लेवल, सॉरी पहुँचे कहाँ पे थे आप, लेवल 1 पे, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, मतलब 1 का स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पे, चलो, -1 लास्ट लेवल कौन सा था, मतलब कहाँ से शुरू किया था, चौथे से, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, ठीक है। तो ये हो गया लैम्डा बराबर हो गया 10⁵, 1 - 1/16, 1/16, ये भी हो गया 16, 16 - 1 हो गया 15, तो ये हो गया 10⁵ × 15/16। अब क्या करूँ भाई इस इन्फॉर्मेशन का, ये हो गया जी 16/15 × 10 लैम्डा मिल गया आपको, ठीक है, लैम्डा मिल गया, 1/λ मिला। अरे भाई साहब ये तो गलत जगह फंस गया मैं, लैम्डा मिलता है 1/λ मिलता है। तो आपका लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा बाय द वे वेवलेंथ, इसको साइन, इस साइन को बोलते हैं, 1/λ हो गया। लैम्डा हो गया आपका 16/15 × 10⁻⁻⁵। अब यहाँ आप नहीं रुक सकते हो, थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा आपको, और आपको पता है कि E = hf बराबर hc/λ, एक ही बात हुई। लैम्डा पता है आपको, वैसे तो एनर्जी की ज़रूरत थी नहीं यहाँ पे, बट ठीक है, लैम्डा आपको पता ही है, लैम्डा बराबर क्या है, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी c/λ। c होता है 3 × 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट होता है c, 3 × 10⁻⁵ इंटू वैक्यूम, लैम्डा अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या था आपका, सॉरी 16 × 15 × 10⁵, भाई साहब 15, सॉरी 5 था, 15 था, हाँ 5 ही था,
भाई साहब यहाँ तो बहुत लंबा खींच रहा है ये हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 10 टू द पावर 13, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 10 टू द पावर 13 कहीं है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। देखो यार क्या गड़बड़ हो सकती है, 10 टू द पावर 13 भी नहीं आ रहा आंसर। मीटर पर सेकंड ही तो होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। हाँ मीटर पर सेकंड ही होता है। ये भी मेरे हिसाब से मैं सही निकाला हूँ लैम्डा भी। चलो कोई बात नहीं, एक बार सर का तरीका भी देख लेते हैं। सर का तरीका क्या है? आंसर क्या है सर का? 3 पॉइंट, मेरा क्या आ रहा था, मैंने क्या बोला था 2.99 समथिंग ऐसा आना चाहिए था। चलो ठीक है 3.08 आता, लेकिन ये तब भी 10 टू पावर 15 है, 10 टू पावर 13 तो है नहीं भाई। यार थोड़ा ब्रेक ले लूँ क्या यार? अभी तो स्टार्ट किया भाई तूने, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ। सॉरी है मैंने को। क्या गड़बड़ हो सकती है गाइस? क्या गड़बड़ हो सकती है? देखो क्या गड़बड़ हुई है। चलो इस पे आएंगे, ठीक है, इसे एक और बार अटेम्प्ट देंगे इस पे। अभी मैं आंसर देखो इन्होंने कैसे किया है। चलो मैं इनका तरीका भी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं खुद इतना इनके तरीक़ों में वेल वर्स्ड नहीं हूँ। इनका तरीका बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप लोग चाय पी लो। तो करेंगे ऐसे, चिंता मत करो, थोड़ी देर में। पीएन जंक्शन या नहीं, एक काम करो, चिंता करो तुम लोग, मैं इसे फिर चलो कर ही लूँगा यार, क्या दिक्कत है। पीएन जंक्शन is not connected to any circuit. If a PN junction is not connected to any circuit, the potential is the same everywhere. PN junction कनेक्टेड ही नहीं है किसी सर्किट से। अच्छा PN जंक्शन अगर किसी से सर्किट से कनेक्टेड नहीं है तो बताओ पोटेंशियल का क्या सीन है? यार देखो यार, डिप्लीशन रीजन में होता है भैया पोटेंशियल, बीच में होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल पता है, ऐसा मान लो कि पहाड़ चढ़ रहे हो तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ पे पोटेंशियल कम है। तो आपको आप यहाँ पे हो तो यहाँ से नीचे गिरने में आपको क्या है, गिर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, चीज़ें खैर गिरती नहीं है, मतलब आप सोचोगे कि हाँ हायर पोटेंशियल है तो प्रोटॉन गिर रहे होंगे नीचे, नहीं ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जाते हैं। करंट ऐसे फ्लो करता है, इतना पता होना चाहिए। पहाड़ की तरह मैं तो ट्रीट करता हूँ कि हाँ ठीक है, ऊपर है तो हायर पोटेंशियल, नीचे है तो लोअर पोटेंशियल, तो करंट भी ऐसे ही गिरेगा। और यहाँ पे बी देखो, करंट वैसे फ्लो नहीं करता है, मतलब सिर्फ बी मतलब कर सकता है चाहे तो, लेकिन अभी किसी सर्किट से कनेक्टेड ही नहीं है तो क्या ही पोटेंशियल मान, क्या ऊपर क्या नीचे। पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर हो सकता है। पी टाइप इज हायर पोटेंशियल देन एन टाइप। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम द एन टाइप टू द पी टाइप, फ्रॉम द एन टाइप टू द पी टाइप। ठीक है, ऐसा है कि एन टाइप में होता है नेगेटिव वाले, यानी कि उन पे चार्ज आता है पॉजिटिव। क्यों भाई? क्योंकि वो नेगेटिव अपना होल नेगेटिव छोड़ देता है ना होल पे भरने के लिए। और पी टाइप पे होते हैं पॉजिटिव वाले, मतलब होल होता है, लेकिन अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करते हैं तो इन पे चार्ज आ जाता है नेगेटिव। तो फील्ड कहाँ से हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे हिसाब से हुई कुछ ऐसी सी हुई, फ्रॉम एन टू पी, फ्रॉम द एन टाइप। मेरे हिसाब से सी सही हो सकता है, सी सही है। आई होप आपको समझ में आया हो जस्ट अभी क्या हुआ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा यार, मेरे को वाइब नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कुछ दिक्कत है, मेरे पढ़ाने के तरीके में आज कुछ दिक्कत है। 2 वेक्टर दे रखे हैं, बताओ, ठीक है 2 वेक्टर दे रखे हैं। अब ऐसा है कि अगर उन दोनों की जो ऑर्थोगोनल है, वो एक टाइम पे दोनों के दोनों ऑर्थोगोनल आते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री पे आ जाते हैं एक दूसरे के, जिस भी टाइम पे आते हो। जिस भी टाइम पे 90 डिग्री पे आएंगे ना, उस समय आपको पता है उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। ठीक, तो यानी कि ए डॉट बी किसी ना किसी ज़माने पे आंसर आ जाएगा 0 ए डॉट बी का। ए डॉट बी निकालते हैं, आपको तो पहले पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट होवे क्या है, ए डॉट बी क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ए डॉट बी क्या होगा, ठीक है। अब एक काम करता हूँ ना, ये लैम्डा फैम्डा छोड़ो, मतलब ओमेगा टी बाई टी क्या लिखूँ मैं, थीटा, यहाँ पे थीटा लिख लूँगा, ये टू थीटा लिखूँगा। तो कॉस 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अरे भाई साहब, चलो जो भी होगा ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा। अरे भाई साहब ऐसा लग रहा है मैं मेट्रो में हूँ। कॉस थीटा, ठीक है, बेसिकली कॉस ए कॉस बी हो जाएगा, ये कॉस ए कॉस बी प्लस नॉट दैट कॉस बी, नॉट कॉस बी, नॉट दैट,
और साइन है साइन बी, साइन 2 थीटा प्लस और साइन थीटा। जहाँ तक मुझे याद है मैंने इसे अलग तरीके से किया था लास्ट टाइम, या हो सकता है इन्हीं का तरीका हो, मुझे याद है ऐसा। मुझे इतना बताया ना कि कॉस जब ऐसी जब होती है, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मतलब इसे मैं ए ले रहा हूँ, अब बी ले रहा। अभी तो तुमने 2 थीटा लिया था, मुझे लगा कुछ और कर सकता हूँ मैं इसके साथ, बट नहीं कर सकता। ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी यूज़ होता है ये कॉस ए माइनस बी पर। जब ऐसी अब यहाँ तक जिसने सॉल्व किया होगा ना, यहाँ तक सॉल्व कर लिया होगा आराम से, या अगर नहीं भी किया होगा क्योंकि ये तो पहला स्टेप ही है, आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटीज़ होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी तो शायद कल, मतलब आपके लिए थोड़ी देर पहले, मेरे लिए कल की वीडियो में मैंने बताया था ना एक ऐसी आइडेंटिटी सी आती है। तो कॉस ए माइनस कॉस बी जब यूज़ हो जाता है तो तब अपना ये आंसर आ जाता है। तो आपको पता है कॉस ए माइनस कॉस बी, ये तो है तो थीटा ही, ज़ीरो होना चाहिए। क्यों भैया ज़ीरो क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये दोनों हैं ऑर्थोगोनल। ठीक, और ऑर्थोगोनल की जब बात करते हैं तो ऑर्थोगोनल में दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आता है। वैसे तो मैं मैग्नीट्यूड भी ले सकता था इन दोनों का, लेकिन छोड़ो, मैग्नीट्यूड कौन लेगा, हटाओ इसे। कॉस ए माइनस कॉस बी, तो कॉस, अब यहाँ मज़ा आएगा, कॉस 2 थीटा माइनस थीटा हो गया थीटा। थीटा किसको लिया था? ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी आपका ज़ीरो है। कॉस ओमेगा टी ज़ीरो कब आएगा ज़ीरो? जब थीटा बराबर होगा 90। थीटा बराबर हुआ 90 या π/2, एक ही बात है, 90 या लिखो π/2 लिखो। तो ओमेगा टी बाई 2 बराबर हो गया π/2 के, और टी बराबर हो गया आपका π/ओमेगा के। π/ओमेगा ए है और आंसर भी आपका ए है। आई एम DOGG। चलो, जीना डायोड दे रखा है, उसका बिग ब्रेकडाउन वोल्टेज 9.1 वोल्ट है। ठीक है, मतलब 9.1 वोल्ट से ज़्यादा एक्सीड करोगे टूट जाएगा। ठीक है, यही होता है उसका, जीना डायोड का यूज़ भी बता दिया। और आपकी मैक्सिमम पावर जो निकल रही है वो दे रखी है। आप ये बताओ कि कितना करंट इसमें हैंडल करवा सकते हो। ये सिंपल सीधा सादा क्वेश्चन है। आपको पता है पावर का फॉर्मूला आपको पता होगा अगर, तो IR होता है। ठीक है, IR होता है, I2R होता है। I2R मतलब ये बहुत फेमस फार्मूला है, हो भी सकता है गलत हो, फेमस है तब भी याद ना हो मेरे को, हो सकता है, लेकिन रुक जाओ। ठीक है, आपको करंट निकालना है, आपको P पता है और आपको R पता है क्या? आपको R नहीं पता, आपको V पता है। तो ठीक है, V = IR से आप R हटा दो, V/I कर लो। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा VI हो जाएगा, फिर पावर इंटू V इंटू I हो जाएगा। तो आपका I हो जाएगा, करंट हो जाएगा, पावर, यानी कि पावर हो गया 364 मिली वाट। खैर मैं यहाँ 10⁻³ अभी नहीं लिख रहा हूँ, वैसे तो यहाँ मुझे कायदे से लिखना चाहिए था, वो क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि ऑप्शन में भी मिली में ही है आंसर, तो यहाँ लिखूँ या ना लिखूँ क्या फ़र्क पड़ रहा है? V इंटू आई या अपॉन आई? V इंटू आई होगा 306, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, नॉट पॉसिबल। आंसर ए होना चाहिए, आंसर देखना ए होगा, मैंने कुछ गड़बड़ किया। I2R शायद नहीं होता आंसर, I2R शायद फार्मूला ही नहीं होता, VR होता है फार्मूला, P = VR, यानी कि वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस, है ना। आंसर देखो, मैं तुम्हें पक्का बता रहा हूँ ए है। यहाँ पे नीचे पावर दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, आई निकालना था, तो पावर अपॉन वोल्टेज, ठीक तो है। अबे सही फार्मूला है, ठीक है, पावर इंटू वोल्ट इंटू आई, ठीक है, सही है। आपको क्या निकालना था? आई निकालना, तो पावर अपॉन वोल्टेज होगा, तो पावर अपॉन 9.1 हो गया। इसको 4 से देख लो, 4 1 4, 4 9 36, आंसर आ गया ए। आंसर था आसान, मौज कर दी सबकी। पोजीशन वेक्टर है, दे रखा है ये पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी कहाँ हुई है इसकी। अब देखो, ये मैं आपको इजीली बता सकता, मतलब सबसे इजी का एक तरीका क्या, अगर आपको इसको देख के कुछ डेजावू नहीं हो रहा, आपको कुछ पुरानी बातें नहीं आ रही हैं, तो मैं बताता हूँ आपके लिए क्या करोगे। आप पहले तो खुद ट्राई करना, ऑब्वियसली पहले आपको निकालनी पड़ेगी इसकी क्या, वेलोसिटी कैसे निकालोगे? इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके फिर आपकी वेलोसिटी निकलेगी। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, A.B = फिर उनका मैग्नीट्यूड निकालना, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर कॉस थीटा को लेना, फिर कॉस, क्योंकि A.B बराबर हो जाता है ना, आपको पता होगा ये कि A.B बराबर हो जाता है A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड
कॉस थीटा, तो ए बी यहाँ जाएगा। और सिंपल तरीका ये है कि आपको पता है कि ये फार्मूला होता है सर्कल का, और सर्कल की जो वेलोसिटी होती है वो, मान लो कि आपकी पोजीशन की वेलोसिटी, पोजीशन तो आपका ऐसा है, ठीक है, पोजीशन तो बढ़िया है आपकी, आप ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे हो, ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह, वेलोसिटी हो जाएगी ऐसे, तो वेलोसिटी हो गई आपकी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन नहीं, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन नहीं, पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपका ये है, मान लो इस जगह पे आपको पता है यहाँ पे आप वेलोसिटी निकालोगे, तो आपका पार्टिकल तो बैठा है वहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे बैठा है, तो आपका पोजीशन वेक्टर तो इसी जगह पे आएगा, और वेलोसिटी आपकी टेंजेंशियल होती है, तो पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है, आंसर हो जाएगा डी। सिंपल है, सीधा सा आंसर था, सिंपल था, सीधा सा आंसर था। मैं चना बेच रहा हूँ, ठीक है, ये है, और वरना ये भी कर सकते थे चाहते तो, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि आपका मन होगा ये करने का, ठीक है। A square loop ABCD carrying a current I is placed near an okay मैंने मत टेक अ ब्रेक, अभी भी 12 बचे ही हैं। यहाँ पे ना मैं वीडियो ही काम करता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। कल 10 आज 9, भाई साहब कितने कम कार्ड कर रहा हूँ यार, मैं कम कर रहा हूँ यार, मैं नहीं कम कार्ड कर रहा हूँ। फिर बायोलॉजी भी पढ़नी है यार, बहुत कुछ, ऊपर से कॉलेज का भी पढ़ना है, तो मैं थोड़ा सा ना सिस्टम पढ़ते हैं, ब्रेक लेता हूँ मैं। अच्छा सुनो, एक और बात छोटी सी, अगर यहाँ पे ना वीडियो 1.5 घंटे की क्रॉस हो रही होगी तो मैं वीडियो यहीं एंड कर दूँगा, मतलब कल वाली वीडियो मिला के। नहीं हो रही होगी तो फिर से मैं मतलब वापस से यहीं से करूँगा। तो बाई चांस अगर यहाँ पे ख़त्म हो रही है और आपको लास्ट क्वेश्चन का आंसर जानना है तो आई अपोलोजाइज़, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये है ना, तो आप तुरंत इसके अगली वाली वीडियो पे आ जाना, क्योंकि इसके तुरंत बाद मैं वही शूट करूँगा, ठीक है। चलो बाय। ये जो दिक्कत हुई है ना, 1:26 का जो खिंच गया ये, अब मुझे बनानी पड़ेगी वीडियो, कंटिन्यू करनी पड़ेगी। 1:26 की हो गई है, मैंने कहा था 1.5 घंटे की होगी तो नहीं करूँगा मैं। कुछ फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। चलो यार, अब कोई दिक्कत नहीं है यार, अब तुम लोगों के लिए भी आसान हो गया, जो लोग सोच रहे थे कि अगली वीडियो पे जाना पड़ेगा। कोई नहीं, आ जाओ। स्क्वायर प्लेन रूपे ABCD करके करंट कैरी, अरे यार मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अब पढ़नी पड़ेगी, हम लोगों का पहले सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है, तो आई होप सिलेबस वगैरह में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, तो अगले टेस्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जानी चाहिए, वरना मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। एक टेस्ट के लिए भी पढ़ना पड़ेगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। स्क्वायर लूप दे रखा है ABCD करके, करंट कैरी कर रहा है आई का, ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है। इस प्लेस नियर को प्लेनर, मतलब जिस प्लेन में ऐसा है, मतलब मान लो स्क्रीन में है तो स्क्रीन पर ही आप ये रखोगे, ऐसा नहीं कि स्क्रीन है आपकी, ठीक है। आई होप आप लैपटॉप में हो, इमेजिन करो आप लैपटॉप में हो, तो आपकी स्क्रीन पर, अगर स्क्रीन के ऊपर अगर आप एक ऐसा लूप रखते हो तो स्क्रीन पर ही ये डंडा रखना पड़ेगा। ये भी वैसे कंडक्टर ही है, ऐसा नहीं कर सकते स्क्रीन के अंदर डाल दिया, जैसे कि मतलब स्क्रीन के अंदर डाल दिया, स्क्रीन से बाहर निकाल लिया, ये कंडक्टर, ठीक है। मत घुस जाना ऑक्स में। XY कैरिंग करंट आई, द नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी। अब बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। पहली बात तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि फोर्स लगने का है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर से सबसे पहले होता है डायग्राम बना लो। ये करंट कैपिटल आई है और यहाँ पर एक लूप है, लूप द लूप स्मॉल आई है। मतलब उस लूप में करंट जो फ्लो कर रहा है वो स्मॉल आई का कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कैपिटल आई है ये स्मॉल आई है। अब क्या, अब ऐसा है कि ये बता रहे हैं कि बताओ दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा। बाकी रेडियस वगैरह में मतलब डिस्टेंस नहीं लिख रहा हूँ मैं, अभी ज़रूरत नहीं है, बट सुनो अब ध्यान से सुनो। फोर्स पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए कि लगता है, ठीक है। अब अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है कि रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, तो उसके लिए या तो तुम उंगल करने लग जाओ, उंगलीबाजी सीख जाओ कि अच्छा जी ये अंगूठा इधर है, उंगली इधर है, ऐसे इधर है, ये कर सकते हो। मतलब मैं कॉन्डिसेंट नहीं करना चाह रहा हूँ मैं उसे, ऑब्वियसली इट्स नाइस तरीका है। दूसरा तरीका लॉजिक से, नॉर्मल लॉजिक देखो क्या होगा। आई जा रहा है इधर, ठीक है, और आपका स्मॉल आई जा रहा है इधर। ओवरऑल हो क्या रहा है बाय द वे। अच्छा एक चीज़ और बताओ, एक चीज़ क्या है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन डिस्टेंस को छोड़ के जो मैंने मेंशन नहीं करी है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, लिख लिया करो। पॉज करके लिख लिया करो ताकि तुम्हें भी थोड़ा इंकरेजमेंट। अबे तुम खुद लिखो, तुम खुद सोचो, मतलब मेरा तो भला हो ही रहा है, मैं तो एडमिट कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारा ही भला हो रहा है। पॉज करोगे, कमेंट करोगे, 4 लोग कहेंगे क्या बात है भाई, क्या बात है मान्या, बहुत बढ़िया जवाब दिया मान्या जी ने, तो आपको अच्छा लगेगा ना।
ठीक है, मतलब मत भी करोगे तो चलेगा, ऐसी बात नहीं है। एक छोटी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि ये जो लूप है ये जा रहा है अपना राइट हैंड साइड में। अब एक नई नई चीज़ें पता चलने वाली है आपको, ठीक है। उसके बाद आप लॉजिक लगाना। आपको मैं 2 चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद आप बताना कि किस डायरेक्शन में करंट वो होगा, सॉरी अरे 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 किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अच्छा नहीं, एक सेकंड रुको, क्या द नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी प्लेस नियर अ, एक सेकंड, स्ट्रेट कैरिंग अ करंट आई, अरे यार जूम आउट नहीं हो रहा अभी, अरे 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 जूम आउट नहीं होगा यार, ये यार क्वेश्चन भी बदल गया यार अब। अच्छा ये तो हमने अटेम्प्ट कर लिया था ना। यही छोटी मोटी चीज़ें हैं ना जो गुस्सा दिलाती है मुझे। अब जूम आउट नहीं होगा तो मैं दिखाऊंगा कैसे, चलो इसे करेंगे अभी, ठीक है। हाँ वापस आ गया और ना, हाँ सॉरी। अब ऐसा है कि ये छोटी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन गलत है, ये कहीं राइट हैंड साइड वाला नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, ये इसमें बस फोर्स लगने की है। तो अब फोर्स कैसे लगेगी, F बराबर होता है QVB के या BIL के। F बराबर होता है B इंटू आई इंटू एल के, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इंटू आई इंटू एल। आप इसे ऐसे ले सकते हो, यार मैं भूल गया ऑनेस्टली इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ऊपर से जूम आउट भी नहीं हो रहा, तो अब हो गया, ठीक है, थोड़ा शांत सा लग रहा है। फोर्स बराबर होता है BIL के। अब क्या उसके बाद क्या, नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी, आई हैव सो मेनी रैशेस फॉर सम रीज़न। बल एक है मेरी उंगली पे है, और मेरे को यूजुअली होते नहीं है रैशेस भाई, वैसे तो यूजुअली घर से बाहर भी नहीं निकलता। दैट्स अ गुड पॉइंट बॉयस। वो ना भाई तू जूम इन क्यों करने लगा। देखो करंट क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में इधर जाएगा, ठीक है। तो इस पे कुछ फोर्स लग रही होगी, इस पे कुछ फोर्स लग रही होगी। तो अगर तुम्हें पता चले, अब 2 चीज़ें वही, वो उंगल वाली चीज़, उंगल वाला लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा, मतलब उंगल वाली चीज़, अरे राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल जो भी नहीं होता उसमें से एक यूज़ करना पड़ेगा। पहला तो ये डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी पहले आपको। वैसे अगर डायरेक्शन नहीं भी निकालनी तो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला, चलो अभी फार्मूला करते हैं, डायरेक्शन छोड़ो। फार्मूला होता है BIL, फोर्स का फार्मूला होता है BIL मेरे हिसाब से, ठीक है। फोर्स ऑन व्हाट, फोर्स ऑन दिस, ठीक है। आई कौन सा लोगे आप, मेरे हिसाब से आई लेना होता है ये, जितना बड़ा आपका ये वाला आई होगा उतना ज़्यादा आप पे, उतना ज़्यादा ये फोर्स लगाने वाला है लूप पे। एल क्या लोगे, एल हो गया डिस्टेंस, ठीक है। तो अब बड़ा फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स करते हैं, ठीक है। तो बड़ा फोर्स कहाँ लग रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, पक्का कुछ गलत कर रहा हूँ, या चलो रुको, बड़ा फोर्स कहाँ लग रहा है। तो जी देखो मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलग अलग जगह पर है। ओ हो ये मैं अपनी शर्मिंदगी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं मतलब मैं अपनी गलती के ऊपर शर्मिंदा हूँ। आपका फोर्स बराबर होता है B इंटू आई इंटू एल, ठीक है। BIL होता है, ठीक है। B हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू योर स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। आई हो गया आपका करंट, वो भी होता है यही वाला करंट लोगे, ठीक है, कैपिटल आई वाला, ना कि ये वाला लोगे। कौन सा वाला करंट लोगे, चलो करंट जो भी लोगे होगा तो सेम ही। अच्छा दोनों करंट लेना है, नहीं दोनों करंट नहीं लेना है। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रीस्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था कि एक आपकी तार थी। अब भैया ऐसी गलतियाँ करोगे ना, ऐसी गलतियाँ यहाँ कर लो, ऐसी गलतियाँ पेपरों में मत करो, ये मैं अपने आप से कह रहा हूँ भाई। तू यहाँ, क्योंकि मैं ऐसी गलतियाँ मैंने यहाँ नहीं करी, मतलब अपने खुद की प्रैक्टिस में नहीं करी, पेपर में करके आया हूँ, माइंडसेट नहीं बना कभी। ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। नहीं मतलब ये तो सीधा जा रहा है, भी नहीं बोलना चाहिए था मुझे। चलो अब आपको बस ये बताना है कि फोर्स कितनी है ओवरऑल इस पूरे के पूरे लूप पे। अब आपको ये पता होना चाहिए फोर्स तभी लगती है जब आप, अच्छा आप मैग्नेटिक फील्ड का बता सकते हो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे जब आप जाओ। आपको ये मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन जाननी है तो आपको ये वाला रूल पता, थंब रूल पता होना चाहिए भाई साहब। थंब तो नहीं लग रहा ये, दिस इज़ किरमाडा का हाथ है ये।
ठीक है, ये आपका थंब है और ये राइट हैंड स्क्रू रूल जो भी होता है, मतलब आप अपना अंगूठा लो, ठीक है, पेप्सी वाला थम्सअप वाला वो अंगूठा लो और जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां जा रही है ना, मतलब उन्हें घुमाओ, फिर राइट हैंड वाला घुमा दो उन्हें जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां जा रही हैं। नहीं, होप आपकी उंगलियां ओके ओके हों। अगर अंदर आप देखोगे, यहाँ पे अंगूठा रखोगे, अंदर उंगली घुसाओगे, यहाँ पे यार प्लीज़ प्लीज़ पेपर के अंदर, सॉरी स्क्रीन के अंदर, तो आप देखोगे पहले वाले केस में स्क्रीन के अंदर जा रही है। स्क्रीन के अंदर जाने का साइन होता है मेरे हिसाब से ये साइन होता है, और यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी स्क्रीन के खैर अंदर ही जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जा तो स्क्रीन के अंदर ही रही है दोनों साइड पे, लेकिन फोर्स लगेगी दोनों साइड में अलग अलग। मैं बता दूंगा क्यों लगती है अलग अलग, खैर मुझे खुद नहीं पता, मैं झूठ क्यों बोलूँ। दोनों साइड मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। ठीक है, चलो आओ, हमें निकालना था कि ये चीज़ इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगी। तो फोर्स होता है बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, मतलब पहले तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लिख रहा था, आई स्मॉल आई, यानी कि जो चीज़ आपने पकड़ी है, आई मतलब क्या, मतलब जो चीज़ पकड़ी है, इसे मेरा मतलब जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो उसका करंट इनटू एल। ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हों, तीनों के तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हों। एल बाय द वे लेंथ है, तो मौज की बात है। रुको यार एक सेकंड रुको, फोर्स क्या होता है यार, एल ही तो होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्यू ई बी, चलो छोड़ो, ये गड़बड़ हुई भी तो देखा है। और एल था आपका इसका लेंथ, इसकी लेंथ है, क्योंकि इट डजंट मेक सेंस ना, क्योंकि यहाँ पे आई करंट आपका और लेंथ आपका पैरेलल जा रहा है ना, परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है ना, वही दिक्कत है एक। चलो छोड़ो यार, जो भी है तो ऐसे होगा मे बी बी आई इंटू एल, मतलब मेरे कहने का मतलब है आपका जो बी है और आई है परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब पैरेलल ना हो, बस पैरेलल ना हो, एक ही डायरेक्शन में ना हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक डायरेक्शन में नहीं है, बी और एल पैरेलल नहीं होना चाहिए, वरना फोर्स नहीं लगने वाली है। तो यहाँ पर आई जा रहा है अंदर स्क्रीन के, आई सॉरी बी ये जो है मैग्नेटिक का आपका फील्ड है वो इसकी वजह से है, और वो स्क्रीन के अंदर जा रहा है, और आई जो है आपका करंट जो है वो ऊपर जा रहा है। तो अगर साइड से देखोगे तो करंट जा रहा है ऊपर और आई जा रहा है अंदर। मतलब मुझे तो लग रहा है अभी तक कितने व्यूअर छोड़ के चले होंगे, या तो फास्ट फॉरवर्ड कर लो थोड़ा और आगे, मैं तो ये कंप्लीट करके ही रहूँगा। एक ना एक आदमी को तो समझ में आएगा ही, भले ही मेरे बाकी के 31 लोग ना देखें। बी आई एल, ठीक है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से बी कितना है, इसकी वजह से मेरे हिसाब से बी होगा म्यू नॉट आई, कैपिटल आई, मतलब इसका खुद का मैग्नेटिक, खुद का करंट, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा इसके खुद के अंदर करंट होगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। भैया इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड इसके करंट से तो इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला ना, इन्फ्लुएंस नहीं होगा, चिंता मत करो, लॉजिक की बात है ये, अपॉन 2 π r। यहाँ पे ना दोनों साइड की डायरेक्शन अलग है, दोनों साइड फोर्स अलग लग रहा है, शायद इधर ऐसे लग रहा है, इधर ऐसे लग रहा है, जो भी है फोर्स अलग लग रहा है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा। अब कैसे भाई, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, किस साइड लग रहा है, दैट्स नॉट द पॉइंट टू बी ऑनेस्ट, क्वेश्चन में पूछा नहीं गया। ठीक है, तो मैं थोड़ा स्ट्रेट टू, मैं जानता हूँ कि मैंने 15 मिनट का साइड टेंजेंट लिया है, बट थोड़ा स्ट्रेट टू द पॉइंट में फिर भी रहना पसंद करूँगा। म्यू नॉट आई अपॉन 2 π r, ठीक है। तो हाँ, बी दोनों का अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा ताकतवर होने वाली है, यहाँ कम होने वाली है। आई जो है दोनों का सेम है, एल जो है लेंथ दोनों की सेम ही है, तो आई एल बेसिकली हो गया आई एल B1 अपॉन B2। यहाँ एक्चुअली आपको ऐसा है ना कि आपका पहला स्टेप यही होना चाहिए था। ये जो चीज़ मैंने करी, मेरे हिसाब से 7-8 मिनट हो गए होंगे, उसके ऊपर भी हो सकता है। ये जो चीज़ मैंने करी मत करना प्लीज़, ये सब मत करना, अपना समय मत बर्बाद करना, बेकार की चीज़ है, बेकार की चीज़ों में फंस गया था मैं। आई एल B1 माइनस B2, ठीक है, तो आई एल B1 कितना हो गया, B1 हो गया 2 π, क्या था, नहीं सॉरी 2 π नहीं, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट कैपिटल आई, तो म्यू नॉट कैपिटल आई को भी बाहर ही लिख लो, म्यू नॉट कैपिटल आई अपॉन 1 अपॉन, अब देखो अब यहाँ पे बस इतना ही दिमाग लगाना, दिमाग आपको पता है कहाँ था, दिमाग आपका था यहाँ पे लगना। इसके बाद आपको दिमाग नहीं उंगली लगानी, उंगली चलानी है आपको, क्यों, क्योंकि इसके बाद बस आपको वैल्यूज़ पुट इन करनी है। ठीक है, 1/r1, ठीक है, तो यहाँ का लेंथ हो गया था, यहाँ का ये वाली लेंथ ले लिया, फिर आपने ये वाली लेंथ लेनी है, तो ये वाली लेंथ हो गई l/2, ये वाली लेंथ हो गई l/2, तो 2 ऊपर चला गया, माइनस ये वाली लेंथ हो गई 3l/2,
3L/2, इसको भी 3L कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 6। तो ये बेसिकली आंसर आ गया। सॉरी कुछ मिसिंग सा नहीं लग रहा, अपॉन 2 पाई भी तो होगा, अपॉन 2 पाई आर। हाँ तो 2 पाई लिखना भूल गए, तो यहाँ पे 2 पाई भी लिख लो। तो ये हो गया बेसिकली, अगर मैं साफ हैंड राइटिंग में लिखूँ, म्यू नॉट स्मॉल आई अपॉन 2 पाई, ठीक है। एल आई मैं था अलग अलग लिख रहा हूँ, आप आई होप आपको समझ में आ रहा हो। वैसे ये आई इधर आना था और ये आई इधर आना था, कमेंट करके बताओ क्यों। क्योंकि ये आई इसके साथ मिलता है, ये वाला आई, छोटा वाला आई इसके साथ एल आई के साथ मिलेगा, और ये बड़ा वाला आई यहाँ पे आना चाहिए, मतलब उनका परिवार है। वैसे तो एक साथ, अब तो एक साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 3/3L इंटू 4, बस 4, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जी लास्ट आंसर आएगा आपका 2 म्यू नॉट आई कैपिटल एल आई अपॉन 3 पाई एल अलग है ना, नहीं दोनों एल सेम ही है, तो एल से एल कट जाएगा, कैपिटल एल स्मॉल एल सेम है, ठीक है। मैं अलग अलग लेके चल रहा था लेकिन सेम है। 2 म्यू नॉट आई कैपिटल आई स्मॉल आई अपॉन 3 पाई, 2 म्यू नॉट कैपिटल आई, हाँ कैपिटल आई स्मॉल आई, सॉरी कैपिटल आई स्मॉल आई अपॉन 3 पाई, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है बिल्कुल, सारी चीज़ें सही डाली हमने, समझे। चिंता मत करो, मतलब तुम्हारा भाई भले ही तुम्हें बहुत लंबे रास्ते से ले जाएगा लेकिन सही जगह ले जाएगा। मतलब ऑब्वियसली सही बताऊँ तो दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे टू स्टडी, मतलब मेरी वीडियो इज़ नॉट द बेस्ट वे टू स्टडी। रिवाइज कर लो, यहाँ पे खुद का आंसर देख लो, नहीं आता तो मेरा आंसर देख लो, नहीं आता तो क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ ना ब्रेक करने की, उसको बिल्कुल पार्ट में ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ मैं, तो वो मेरे को लगता है बस एक एडवांटेज यही है मेरी पूरी वीडियोस का कि ठीक है तुम्हें एक आदमी चिल करने को मिल जाता साथ में, और प्लस मैं चीज़ों को ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। एन इंजन पम्प्स वाटर कंटिन्यूसली थ्रू अ होज, ठीक है। एक इंजन है वो होज होज के थ्रू वाटर कंटिन्यूसली पंप वो करता रहता है, सिंप है वो, होज को पानी पिलाता रहता है वो, पानी पी लीजिए आपका गला सूख रहा होगा। वाटर लीव्स द होज विद द वेलोसिटी, क्या कर रहा हूँ यार मैं, सॉरी, मुझे अपनी क्रिंज हरकतों से दूर रहना पड़ेगा, अपनी ही क्रिंज हरकतों से। आज तुम्हें पता है, आज एक रास्ते में नारनिया विहार करके एक जगह आई थी, नारनिया विहार था, नारनिया नगर था आई गेस। वाटर कॉन्टिन्यूसली थ्रू अ होज, वाटर लीव्स विद, ठीक है, एंड एम, ठीक है, वेलोसिटी एम से निकल रहा है, और मास उसका मतलब है उसके अंदर जो मास निकल रहा है एम पर एल, ये है आपका स्मॉल एम, ठीक है। What is the rate at which kinetic energy is imparted to water? अरे यार पानी ख़त्म हो गया है, तो मैं शायद पानी पीने चला जाऊँ, ठीक है, बता देना थोड़ी देर में, मतलब तुम क्या बताओगे, मैं ही बता दूँगा जब जाऊँगा, तो पता चल जाएगा। भाई क्या कर रहा है भाई तू, भाई क्या कर रहा है यार, पढ़ ले। What is the rate at which kinetic energy is imparted to water? What is the rate at which kinetic energy is imparted to water? देखो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पानी निकल रहा है, वो मास पकड़ा दिया, बताओ कि उसके क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। देखो काइनेटिक एनर्जी यूजुअली हम लोग क्या कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं कि हाफ mv स्क्वायर है, यहाँ पर हम हाफ mv स्क्वायर नहीं ले सकते हैं, क्यों, आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं ले सकते हम लोग हाफ mv स्क्वायर। उसके लिए आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, और वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ही, आई डोंट नो व्हाई। व्हाट इज़ द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू वाटर, ठीक है। तो मतलब आप काइनेटिक एनर्जी का रेट लो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो वो हो गया हाफ ऑफ mv स्क्वायर, हाफ ऑफ mv स्क्वायर अपॉन टाइम, ठीक है। अरे यार लेट कट गई भाई, लेट कट गई, चलो थोड़ा सोचता हूँ, रुक जाओ, मेरे को थोड़ा खुद सोचने दो। लाइट कट गई थी, बंद क्यों नहीं हुआ, ये बंद हुआ था शायद थोड़ी देर पहले। व्हाट इज़ द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू वाटर, हाफ mv स्क्वायर बाई 2। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट ही निकल रहा है, मास पर यूनिट लेंथ, बस यहाँ से अब टाइम हट जाए कैसे तैसे,
ठीक है, सही बात है। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन वगैरह इंटीग्रेशन लगेगा क्या, ये बताओ तुम लोग। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगना है क्या? यहाँ पे इंटीग्रेशन मुझे तो नहीं लगता यहाँ लगेगा। m/t क्या है? m/t अगर, रुको एक सेकंड, एक काम हो सकता है यहाँ पे। वैसे मेरे हिसाब से इसका आंसर डी है। फिर से कट गई लाइट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा ना आगे बढ़ जाओ। मैं चाह नहीं रहा कि यहाँ पे अपना फ्लो तोड़ दूँ, क्योंकि फिर मुझे पता है मैं बहुत देर बाद आऊँगा, एटलीस्ट 20 मिनट बाद। अच्छा रुको, मैं बताता हूँ। व्हाट इज़ द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इंपॉर्टेंट टू वाटर। ठीक है, तो ये कहेगा हाफ mv²/2। ठीक है, अब m जो है, m एक्चुअली में अपना यहाँ पे m, यहाँ पे मुझे कैपिटल M लिखना चाहिए था। m यहाँ पे मास है, और यहाँ स्मॉल m अलग अलग, ये वाला स्मॉल m अलग है और ये वाला स्मॉल m अलग है। लेकिन अब क्योंकि एक ही क्वेश्चन के पार्ट है, मुझे अलग अलग लिखना चाहिए था। यहाँ पे कैपिटल M आएगा, तो कैपिटल M यानी कि मास को आप लिख सकते हो मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, है ना। मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, और मास पर यूनिट लेंथ मतलब यहाँ पे बस L ऐड कर दो, और ये वाला M ये मास पर यूनिट लेंथ ही रहेगा। ठीक है, L ऐड कर दो, और लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, वेलोसिटी का क्यूब, हाफ ऑफ mv³। डी आंसर। यहाँ पॉज करके देख लो, यहाँ पे इन्होंने बस ये किया है कि देखो हाफ ऑफ mv² आता है। ठीक है, पावर निकालनी थी, वैसे दे नहीं रखा था, और आपको अगर पता भी नहीं होता कि पावर का ये फॉर्मूला होता है तब भी कुछ नहीं, उन्होंने बस ये पूछा था व्हाट इज़ द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू वाटर। काइनेटिक एनर्जी जब पानी में पड़ रही है तो कितनी रेट से पड़ रही है वो लिखा है बस। ठीक, तो हाफ ऑफ mv²/2। ठीक है, तो m/L हो गया अपना हाँ, तो हाँ समझ ही हो गया आप लोग। L/T इन्होंने साइड में ले लिया। चलो आगे बढ़ता है। सॉरी। देखो, आपको स्पेक्ट्रम सीरीज पता होनी चाहिए। आपको पता है क्या? लेमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, सीरीज, फंड, ये आपको पता, ब्रैकेट, फंड आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैं बताता हूँ। बात ये होती है कि आपको हाइड्रोजन की लाइनें, रुक जाओ, हाइड्रोजन के सबशेल होते हैं ना 3। हाँ चलो, ये मान लो हाइड्रोजन के सबशेल है। तो कोई चीज़ जब ऊपर वाले फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे गिरे, कोई चीज़ का मेरा मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर वाले फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे गिरे, तो वो इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं, एनर्जी निकलेगी। थोड़ी देर पहले ही डिस्कस हुआ, एनर्जी निकलेगी फोटोन के फॉर्म में। फोटोन है तो वेवलेंथ है। अब क्या होता है ना, खैर वो सब छोड़ो, ज़रूरी नहीं थी। आपका कहीं से भी गिर रहे हो, फर्स्ट फ्लोर पे गिर रहे हो, तो उसे कहोगे आप पाश्चन सीरीज। सेकंड फ्लोर पे गिर रहे हो, पे, ठीक है, पे से नहीं, पे व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इंग्लिश में बोलूँ, हिंदी में बोलूँ, ये बताओ कोई मेरे को। मेरी ऑडियंस क्या है मुझे ये भी नहीं पता है। आप चौथे से पहले पे गिरे, ठीक है, तो आपका वो पाश्चन सीरीज कहेंगे। सीरीज क्यों है भाई? चौथे से पहले पे ही तो गिरे, ये तो एक ही हुआ। सीरीज में तो 3-4 चीज़ें होती हैं। हो सकता है दूसरे से गिरोगे, हो सकता है दूसरे फ्लोर से गिरे, हो सकता है तीसरे से, हो सकता है चौथे से, हो सकता है 5वें से। तो ये सीरीज हो गई, सीरीज पूरी की पूरी, उसे पाश्चन सीरीज कहते हैं। नहीं, लेमन सीरीज होती है शायद पहली वाली। हाँ, लेमन सीरीज, सॉरी, लेमन सीरीज होती है। फिर आती है पाश्चन सीरीज। दूसरे फ्लोर पे गिरोगे कहीं से भी, थर्ड से गिरे, फोर्थ से गिरे, दूसरे फ्लोर पे गिरे, उसे कहते हैं पाश्चन सीरीज। फिर ब्रैकेट, फिर फंड, फिर ऐसा करके है लेमन, बाल्मर, पाश्चन, अरे यार, लेमन आता है, उसके बाद बाल्मर आता है, उसके बाद पाश्चन आता है, उसके बाद ब्रैकेट आता है। इसमें से कौन सा ऐसा फोटोन निकलेगा, कौन सी सीरीज में ऐसा फोटोन निकलता है जो कि विजिबल है? अब सारे के सारे फोटोन जो होते हैं, फोटोन माने कि लाइट, ठीक है, एक ही बात मान लो, लाइट बनती है फोटोन से। कौन सी ऐसी जगह है जो निकलती है और पता लगता है कि हाँ ठीक है भाई, कैड़ा करके है ये दिख जाएगी आपको। ठीक है, बताओ। मेरे हिसाब से बाल्मर सीरीज़ होती है। हाँ, बाल्मर सीरीज़ होती है। लेमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, उसके बाद PFUND आता है, फंड करके। देखो, अब मैं ले रहा हूँ हल्का सा ब्रेक, भले ही लाइट आ गई हो, ले लेता हूँ मैं ब्रेक, क्योंकि ये चल नहीं रहा है ब्लैक बोर्ड। वैसे 6 सेकंड बाद शायद चल जाए, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा ना ब्रेक लेता हूँ। और यहाँ पे मैं वीडियो कर रहा हूँ ख़त्म। तो मैंने आपको अगला क्वेश्चन जो दिखाया था, अगर आपको आंसर करना है तो थोड़े मतलब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि मुझे बाकी सब्जेक्ट्स भी करना है। मुझे केमिस्ट्री भी करनी है, अभी केमिस्ट्री काफ़ी दिनों से नहीं करी मैंने। ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चलो भाई, टाटा।